हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बौद्ध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज 22 नवंबर है, तो हम लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। यह आप लोगों के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो आज का न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो हम लोग उस पर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 4 श्रम संहिता लागू कर दिए गए हैं। उससे संबंधित आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सारे एंगल से चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत है। क्यों यह श्रम संहिता की आवश्यकता है? यह लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। जो द्वितीय श्रम को लेकर दूसरे आयोग बनाए गए थे, उसको लेकर भी चर्चा उस समय से चली आ रही थी। तो इन सारे पक्षों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। संविधान का, उससे संबंधित संवैधानिक जो पीठ बैठी थी उस पर उसका फैसला आया कल ही। तो यहाँ पर चीज़ें समझने की आवश्यकता होगी आपको कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता क्या है, यह विवाद किस रूप से आया था सामने, कौन से 14 सवाल पूछे गए थे राष्ट्रपति के द्वारा, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, किन शक्तियों का प्रयोग यहाँ चर्चा का विषय रहा है, वो राज्यपाल के मामले में हो, राष्ट्रपति के मामले में हो या सर्वोच्च न्यायालय के मामले में हो। सारे एंगल को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और याद रखिएगा, इस बार ये दोनों टॉपिक आप लोगों के लिए मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो भी बच्चे 71वीं मेंस देंगे और 70वीं इंटरव्यू देंगे, तो आप दोनों को अच्छे से इस टॉपिक को कवर करना, दोनों लोगों को। तो यहाँ पर सारे पक्षों को हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है एक यूनिसेफ का एक रिपोर्ट आता है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। वो बोलता है कि द स्टेट ऑफ द वंडर्स चिल्ड्रंस 2025 की रिपोर्ट के संदर्भ में बहुत सी बातें उभर कर सामने आई थी। रिपोर्ट क्या है, किस रूप से है, सभी चर्चाएं हम देख लेंगे। नेक्स्ट है इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता करेगा भारत। तो यह समझौता किस रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है? लगातार भारत एफटीए कर रहा है विभिन्न देशों से, एक लंबी लिस्ट है इसके पीछे। यहाँ पर ध्यान रखना, यह चर्चा बहुत दिनों से चल रहा है। 2022 से इसकी चर्चाएं हो रही हैं कि इजराइल के साथ एफटीए के संदर्भ में बातें आगे बढ़ाएगा। तो अभी हाल की घटनाक्रम क्या है इसे देखेंगे, विभिन्न पक्षों को भी देख लेंगे। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। यह भी एक चर्चा का विषय है। बाल अधिकारों के संबंधित बहुत से सवाल खड़े करते हैं, जन्म देता है कि हमारी नए न्यायिक व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन की आवश्यकता है, और कोई संस्था बनाई गई, जो आपदेश संस्था बनाई गई है, तो उसको कैसे काम करने की आवश्यकता है। तो इन सारे परिप्रेक्ष्यों को हम लोग देखेंगे और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपके विभिन्न प्लेटफॉर्म हमारे हैं जहां आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हो, यूट्यूब चैनल हो, व्हाट्सएप चैनल हो या इंस्टा फेसबुक है, तो आप यहाँ हमसे जुड़ सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और जो चीज़ें आप लोग को उपलब्ध कराई जा रही है उसका अधिकतम लाभ लेना सीखिए, ताकि आप चीज़ों को ले पाए। ध्यान रखिएगा, हमारा जो वेबसाइट है जरूर विजिट कीजिए आप लोग, www.bodhyukticlasses.in। रीज़न वहाँ है, आपको करेंट अफेयर्स को लेकर बहुत ही क्रिप्स नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ उससे MCQ और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग को फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है, आपको क्रिप्स नोट्स की तरह। तो आप उसका अधिकतम लाभ लेना सीखें। चलिए आगे बात करते हैं। 4 श्रम संहिता लागू किए गए। सबसे पहले यह आवश्यकता क्यों है ये समझिए। पहले से बहुत से अधिनियम चल रहे थे। अभी हाल ही में आप लोग को सुने होंगे, हम लोग का 4 जो नागरिक संहिता था वो भी लागू किया गया, अब श्रम संहिता लागू किया गया है। तो यह आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले इस संदर्भ को समझना है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जहां पर जो पहले से नियम कानून चले आ रहे थे उसको बदलाव की आवश्यकता हो गई। तो भारत जो बदलता परिदृश्य, सशक्त और समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की बात हम कर रहे हैं 2047 की, एट दी 2047 की बात कर रहे हैं। तो पूर्णतः हम अपने कानूनों के आधार पर, जो नवीन परिस्थितियां हैं उसके उभरे संदर्भों के आधार पर हम नए कानून की बात कर रहे थे। तो ये लगातार बातें हो रही थी। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए ध्यान रखिए, रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि भारत में अभी देखने को मिल रही है। जब ये नई संहिता की बात हो रही है, क्यों आवश्यकता है, तो आंकड़ों के आधार पर समझा पाइएगा कि हाँ ये जरूरी पक्ष था। हम अगर पुराने नियम कानून लेके चल रहे थे, जो कुछ अधिनियम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाए गए थे, फिर स्वतंत्र भारत में कुछ बनाए गए थे, पर वो भी बहुत पुराने हो चुके थे। तो इसके लिए वर्तमान परिदृश्य, जब 2047 के कॉन्सेप्ट के आधार पर चीज़ें बदल रही हैं, सरकार की नीतियाँ बदल रही, सरकार के उद्देश्य बदल रहे, नागरिक समाज का डिमांड बदल रहा है, तो इस आधार पर श्रम रोजगार को लेकर भी डिमांड बदल रही होंगी। तो ये सबसे पहले आपको समझना है कि यह आवश्यकता इस रूप से उभरी है ना, कि अब बदलते परिदृश्य में रोजगार का उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जहां पर आंकड़ों के आधार पर ध्यान रखिएगा, जहां 17-18 में 47.5 करोड़ बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया, 64.63 करोड़ आपको हो गया। महज 6 वर्षों में नौकरियां शुद्ध वृद्धि की है, कितना, 16 करोड़ के आसपास।
लगभग इसको 17 कर दीजिए आप, 16.83 करोड़ है, तो अराउंड फिगर में 17 करोड़ लगभग आपको क्या नौकरियों की वृद्धि हुई है। तो इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोग जुड़े हैं, तो क्या है श्रम कानून, श्रम कानून को लेकर बदलाव की मांग जरूर बदलनी चाहिए, बदलाव की मांग। अब श्रम कानून में ध्यान रखिएगा, दोनों है, कुशल अकुशल दोनों श्रेणी आ जाएंगे, इस संदर्भ को समझिएगा। यही बेरोजगारी दर की हम बात करें जो 6.0 से था, तेजी से घटकर 3.2% हो गई है, और 1.5 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हो गया, तो यह भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। श्रम रोजगार जो हम बात कर रहे हैं, श्रम भागीदारी वो भी बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, अर्थात सीधा सा अर्थ है कि नए स्वरूप, बदलते स्वरूप में यह लगातार अगर वृद्धि होती है श्रम भागीदारी में महिला और सभी वर्गों का, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना कि आवश्यकता बदल गई है। अब हमें समावेशी और निरंतर श्रम सशक्तिकरण की बात करना होगा। अब ऐसे नहीं कि केवल हम उन कानूनों, जो मान लीजिए 35 का कानून बना हुआ है, जो 1947 का कानून है, 56 का कानून बना हुआ श्रम कानून को लेकर, तो उस समय बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वो वर्तमान में 47 के संदर्भ में पूर्ति कर ही नहीं पाएगा, इसलिए नए कानून वर्तमान स्थिति के अनुसार डिमांड हो जाता है। अब ध्यान रखिए, श्रम बाजार नए कॉन्सेप्ट के तौर पर उभरा है। आप जाइएगा भारत या विश्व के किसी भी स्तर पर जाइए, किसी प्रमुख खिलाड़ियों के साथ बात कर लीजिए, आपको श्रम बाजार कॉन्सेप्ट लेकर आया, जहां पर केवल व्यक्ति विशेष को एक यूज यानी एसेट के तौर पर यूज हमको इस रूप से नहीं करना है कि वो केवल श्रम हमें देगा, श्रम देगा, वो हम उसके साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मार्ग भी लेकर आता है। जितना हम इसे अपने श्रमिक वर्ग को, श्रमिक क्षेत्रों, श्रमिक में लगे, जो श्रम क्षेत्र में लगे लोग हैं, उनको जितना हम सामाजिक आर्थिक उत्थान करेंगे, हम सतत विकास का जो लक्ष्य बना रखे हैं ना, सतत विकास का लक्ष्य, वो जल्द हम प्राप्त करें, क्योंकि लोगों का सीधा सीधी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का अर्थ सीधा है जो भी उससे संबंधित रूपरेखा हम बना रखे हैं सतत विकास लक्ष्य को लेकर, या XYZ इसी प्रकार किसी प्रकार का योजना परियोजना बना रखे हैं, उसका सीधा लाभांश उस व्यक्ति को उसके आय स्रोतों में वृद्धि के साथ देखना पड़ेगा। तो केवल यही एक मार्ग नहीं है कि केवल हम इसको पैसे दे रहे हैं और उसके बाद चीजें उपलब्ध करा दे रहे हैं, उसके उसका सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मार्ग भी अगर हम दे देते हैं, तो हम उन योजनाओं परियोजनाओं को, उन अम्ब्रेला योजनाओं को जल्द प्राप्त कर सकेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए। इस चीज को समझिएगा। अब ध्यान रखिएगा, भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भी मजबूत होगी। अब तेजी से विस्तार हो रहा, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक बन गई है। तो हम किस प्रकार का सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं? लगातार सरकार से डिमांड आपको दिखता हुआ मिलेगा कि सरकार सामाजिक उत्थान को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर कैसे उसको कवरेज दिया जा रहा है, सरकार किस परिस्थितियों में अपने नागरिक को, अपने श्रम शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है, नागरिक उन्नयन करना चाहता है। तो ये सब सारे संदर्भ आपको समझने होंगे। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा, 4 संहिता जो बदली गई है, मूल रूप से 4 क्या है? अब मजदूरी संहिता 2019 याद रखिएगा, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 याद रखिएगा, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य दशाएं संहिता 2022। इस नाम से आपको 4 संहिताएं लागू की। इसमें बहुत से पुराने अधिनियम आपको शामिल किए, लगभग 29 जो अधिनियम थे वो बनाए हुए थे कानून, उसको क्या किया गया, इसमें मर्ज कर दिया गया। उसके बाद कुछ चीजें लेकर आई सरकार की, कुछ गारंटियां दी गई कि सभी के लिए न्यूनतम और समय पर वेतन का उपलब्धता होगा, कम से कम न्यूनतम वेतन को लागू किया जाएगा। यह एक पक्ष है। नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर दिया गया। अब ऐसा नहीं कि केवल हम क्या करेंगे, भरभली हम किसी को नियुक्त करेंगे और जब चाहे उसको हटा देंगे जो अकुशल श्रमिक है, तो इसको नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर दिया। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। सभी महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर और समान वेतन का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया गया। तो जैसे लगातार ये मांग उठ रहा है, विश्व में भी ऐसी स्थिति है कि बहुत से देशों में समान वेतन लागू है ही नहीं, समान अवसर लागू है ही नहीं। तो इसे क्या किया गया, अब है हर जगह लागू कर दिया गया। ये फैक्ट याद रखिएगा। 40 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो 40 करोड़ अब डायरेक्ट क्या होंगे, जो इस श्रेणी में आएंगे वो सारे लोगों को लाभ मिलेगा सामाजिक सुरक्षा। तो बहुत से सरकार की सामाजिक सुरक्षाएं चलाई जाती है, तो उनका लाभ इसको मिलेगा। आगे हम चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट के साथ। उसके बाद निश्चित अवधि की कर्मचारियों को 1 वर्ष के लिए सेवा के बाद ही ग्रेजुटी मिलेगी। अब पहले ज्यादा हुआ करता था, अब क्या क्या कम कर दिया गया, सब सारे फैक्ट। श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा पहले प्रावधान नहीं हुआ करता था कि जांच अनिवार्य हो। अब हर साल जो श्रमिकों के लिए ना, जो संस्थाएं उसको नियुक्त करेगा, उसको अनिवार्य रूप से उसको वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराना होगा, ताकि उस व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनागत में शामिल किया जाए, या कोई घातक बीमारी है तो उसको समय पूर्व उसका प्रबंधन किया जा सके। फिर जोखिम भरे कार्य क्षेत्रों के लिए काम करने वाले श्रमिकों के लिए 100% स्वास्थ्य
सुरक्षा की बात की गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ इस इनिशियल फेज पर कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हाँ, इस प्रकार की सामाजिक संहिता से क्या किया जा रहा है, श्रम संहिता से कुछ चीज़ें बेनिफिट में आएगी। पर इसके डीप में वहाँ जाएंगे तो बहुत से पक्षों को हम देखते हुए उभरते हुए देखेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं ये आवश्यकता, इसका डिमांड है। अब इसके संदर्भ में देखिए लेबर कोड जो लाया गया है उससे क्या बदलाव होंगे कामगारों की दुनिया को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, अगर श्रम सुधारों को पहले की स्थिति देखेंगे और बाद की स्थिति देखेंगे, दो पक्ष तुलनात्मक अध्ययन करिएगा तो समझ में आएगा कि वर्तमान संहिता क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है और क्यों आपके लिए जरूरी भी है। आपके सिलेबस में इसको शामिल करना, आपको इसको पढ़ना, इसको हर जगह इंप्लीमेंट करना, ये जरूरी पक्ष है। तो देखिए ध्यान रखिए, श्रम से पहले क्या होता था, अब क्या होगा चीजें। सभी कामगारों का रिकॉर्ड, नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य नहीं था, पहले ऐसा होता ही नहीं था। तो क्या होता, दावे जो किए जाते थे ना वो कहीं ना कहीं छूट जाते थे, वो चीजें समझिएगा। और इसे नियोक्ता भी क्या होता था, कंपनी भी क्या होता था, अपना पल्ला झाड़ लेता विषम परिस्थितियों में। तो इस तरीके से मार किसको झेलना पड़ता था, उस श्रमिक को जो इससे पीड़ित होता था। अब क्या होगा, आप सबको देना होगा। सबसे पहले तो आप जिसको भी नियुक्त अपने काम के लिए रखिएगा, आपको पहले नियुक्ति पत्र देना है, उसके बाद ही आगे कुछ चीजें होंगी। तो इससे क्या होगा, डाटा हमारे पास आ जाएगा और हम उसका सामाजिक उत्थान को लेकर काम भी करवा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, लिखित साक्ष्य, पारदर्शिता, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट में ये चर्चा होगा कितने वर्षों के लिए आपकी नियुक्ति हो रही है, उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो बाकायदा आपको लेटर हैंड आपको देना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो भी श्रमिक जाएंगे वो अपने आप को क्या कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। और इस डाटा का प्रयोग हम क्या कर पाएंगे, किसी प्रकार का सामाजिक योजना हम लेकर आ रहे हैं कि लाना चाहते हैं, तो इस श्रमिकों से संबंधित तो हम आसानी से इस डाटा से कलेक्ट करके इससे संबंधित युक्त सामाजिक योजनाओं को लागू करवा पाएंगे। यह एक फैक्ट हो जाएगा। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। पहले सीमित सामाजिक सुरक्षा कवरेज हुआ करता था, अब क्या होगा 2020 से जो हमारा सामाजिक सुरक्षा 2020 का जो संहिता लाया गया, तो गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर सहित सभी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा। पहले गीग जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए कुछ किसी प्रकार का कार्यस्थल पर आप देखते होंगे उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है, जैसे जोमेटो को है या XYZ को भी डिलीवरी पार्टनर्स है, उनके द्वारा बात हो रही है। तो क्या होता था कि अगर कोई एक्सीडेंट होता था तो क्या होता था, उस व्यक्ति विशेष का पूरा कैरियर बर्बाद हो गया, उस पर जो आश्रित लोग उनका जीवन यापन समाप्त हो गया। तो इसके लिए अब क्या होगा, सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत उनके लिए कुछ योजना परियोजना लाई जाएगी, आने वाले समय में उभर कर आएगी। तो ये बहुत ही इनिशिएटिव आपको कदम देखने को मिलेगा, आमूलचूल परिवर्तन का ला के दे देगा। जो गीग वर्कर्स है उनको सामाजिक सुरक्षा सरकार के साथ जुड़ते हुए देखेंगे, राज्य के साथ उनको जुड़ते हुए देखेंगे। तो जो हम सेवा आपूर्ति करना चाहते हैं राज्य के स्तर पर लोगों के लिए, वो आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। क्योंकि व्यक्ति विशेष 2 ही 3 कारणों से है ना अलग होता हुआ दिख रहा है सरकार से और सरकार की गतिविधियों से, प्रशासन की गतिविधियों से। एक कि उसको ना हर क्षेत्र में उसको सुरक्षा महसूस नहीं हो रहा है, कार्य को लेकर सुरक्षा महसूस नहीं होता है, रोजगार को लेकर हमेशा चिंता रहता है कि क्या करेगा, नियुक्ता हमें नियुक्त किया भगा देगा तो हम क्या करेंगे, फिर हमें दूसरे जगह जाना होगा। पर नहीं, सरकार अब क्या कर रही है, तुमको दोनों चीजें दे रही है। तो इस तरीके से लोग क्या कर सरकार के कार्यों से, प्रशासन के कार्यों से जुड़ पाएंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है 47 का वो हम प्राप्त कर पाएंगे जल्दी। ये चीजें समझिएगा। अब इसके साथ क्या करेगा, सभी कामगारों को PF और इस प्रकार की जो बीमा है दूसरे सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल पाएगा। तो इस तरीके से आपको बदलाव होते हुए दिखेगा। न्यूनतम वेतन कॉन्सेप्ट है, पहले न्यूनतम वेतन का नियम सिर्फ संगठित क्षेत्र के लिए होता था। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ दे कि आप सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते हैं, सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते हैं जो 4 संहिता आया, तो इसको प्रथम पृष्ठ में रख सकते हैं, न्यूनतम वेतन लागू। क्योंकि ये पहले केवल सार्वजनिक उपक्रम हुआ करते, सामाजिक जो संगठित क्षेत्र हुआ करते थे उसमें ही लागू होता था। सरकारी, सीधा सा अर्थ में समझिए सरकारी सेवाएं जो होती थी, अब है कि सभी पर लागू हो जाएंगे। जितने देश में कामगार नियुक्त होंगे उनके लिए अधिकार मिल जाएगा। एक बेसिक न्यूनतम वेतन आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि केवल आप 24 घंटा काम करें। बहुत जगह हम लोग ऐसा देखते हैं, वो व्यक्ति को रखे हुए हैं 24 घंटा के वर्क पर, ठीक है ना, काम उससे ले रहा है 10 से 14 घंटा, कभी 15 घंटा, 16 घंटा ले रहा है, और उसको अपने आवास, अपने ऑफिस में रखे हुए है, और उसका वेतन मात्र 10,000 है, 12,000 है। सोच के देखिएगा, और उसे दिन भर काम वो ले रहा है। तो क्या होगा, ये बहुत ही शोषणकारी नीतियां हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, नियोक्ता जो होगा वो अधिकतम लाभ कमा रहा है इस दौरान, पर वो व्यक्ति विशेष को वो लाभ नहीं देना चाहता, क्योंकि शक्तियों का वितरण नहीं करना चाहता, अर्थ है उसका वितरण नहीं करना चाहता। सारा संगठित क्षेत्र जो पूंजीवाद का
कॉन्सेप्ट है, अभी भी हर जगह ये लागू है। ऐसा एकदम बिल्कुल मत समझिएगा कि पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट वर्तमान लोग जो CSR का कॉन्सेप्ट दे के रखे हुए हैं ना, तो हम करते हैं सोशल को, जो हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम लागू कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल एकदम नहीं समझिएगा। अभी भी शोषण श्रमिकों का हो रहा है जो अकुशल है, तो आप समझिएगा उन वेतों के लिए मान लीजिए 18,000 न्यूनतम कर दिया गया, 18,000 मान के चलिए, तो 18,000 कम से कम अब देने होंगे आपको, और उसके लिए कार्य घंटे भी निश्चित है। तो ये सब फैक्ट को आपको समझने का प्रयास कीजिएगा, सीधा लाभ आपको मिलेगा। अब ध्यान रखिए, न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। अब ये नियम नियमित आप एक डेट बनाइएगा, उस आधार पर उसको पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि 5 तारीख का डेट दिए हुए आप 25 को कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस दिन डेट को आपको नियुक्ति पत्र में लिखा रहेगा 5 तारीख को आपको आपके कार्य का वेतन दिया जाएगा, इतने घंटे के वेतन के बराबर दिया जाएगा, तो ये सब चीजें आपको करनी होगी। स्वास्थ्य, देखभाल, सुरक्षा, ध्यान रखिएगा, ये सब सुविधाएं मिलेगी। पहले क्या होता था, नियोक्ता के लिए कामगारों को मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप कराना जरूरी नहीं था, पर अब क्या है, जरूरी है। आप जो जिस भी व्यक्ति को अकुशल क्षेत्र में रखिएगा, आपको सभी को नियोक्ता को क्या करना है, आपको 40 साल से अधिक उम्र के सभी कामगारों को है, ध्यान रखिएगा, जितने 40 साल से उम्र के होंगे उनके लिए अनिवार्य चेकअप आपको 1 वर्ष में रखना है, ताकि हम उसके लिए अगर जरूरत ऐसी पड़ जाएगी कार्यस्थल के बाद उनको अतिरिक्त सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तो नियोक्ता भी देगा, सरकार भी देगा। अब ये चीजें ध्यान रखिए। समय पर वेतन कॉन्सेप्ट, पहले यह कानून नहीं था, बाध्यता नहीं था, अब क्या बाध्यता, वेतन देना अनिवार्य कर दिया है। अब कामगार को है ना, समय के बाद अगर पैसा देते हैं तो आपको इसके लिए दंड का प्रावधान बनाए गए हैं, तो इसको लागू हो जाएंगे। महिला श्रम भागीदारी, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, आपको यह पक्ष समझने का प्रयास कीजिएगा। नाइट शिफ्ट और कुछ खास कामों के लिए महिलाओं को काम रोक लगा हुआ था, ऐसी सुरक्षा को लेकर ऐसी बातें हुई थी। यह बात हो रही है 56 का, जो श्रम संहिता 56 का बना हुआ था, उस श्रम कानून, उसकी बात हो रही है। उससे बाद 76 की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है। पर वर्तमान में स्थितियां बदल गई है ना, परिस्थितियां बदल गई हैं, सुरक्षा मानक बदल गए हैं। सरकार और नियुक्ता कंपनियां भी अपने स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों को नियुक्त करके रखती है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं को अब उतना सुरक्षा महसूस नहीं होता। हाँ, कार्य से लेकर घर आने तक बहुत सारी चीजें फैक्टर काम करता है, पर यह भी ध्यान रखना है कि उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और बहुत सी संस्थाएं, पुलिस एजेंसियां काम कर रही है। तो इसका मतलब 1-2 घटनाओं से हम पूरी महिला मंडली को इससे दूर तो नहीं कर सकते ना, कि कार्य के दौरान उनको दिक्कत है, घर से, अपने घर से और कार्यस्थल तक पहुंचने में असुरक्षा महसूस होती है। उसके लिए सभी सक्षम संस्थाओं को मजबूत करेंगे, प्रतिबद्ध बनाएंगे और भी नागरिक उन्नयन बनाएंगे। तो इस तरीके से समझिएगा, महिलाओं को रात में सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजाजत है, उनकी सहमति जरूरी है। हालांकि इसके पीछे उनकी सहमति लेनी होगी। ऐसा नहीं कि नियोक्ता बोलेगा तुम रात को ही ड्यूटी करो, दिन में उसको ड्यूटी नहीं देगा। ऐसे आपको महिला स्वतंत्र है रात को ड्यूटी करने के लिए, किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए जो आप वो ज्वाइन करेंगे, पर उससे पहले रात में नियुक्ति करने से पहले उस महिला से एक बार परमिशन लेटर लेना होगा, तब जाकर अगर वो हाँ बोल देगी तो आप जरूर रखिए, नहीं बोलेगी तो उसको दिन का शिफ्ट दीजिए। अनुपालन का बोझ, विभिन्न श्रम कानूनों में कई रजिस्ट्रेशन रिटर्न करने होते थे, अब है सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही रजिस्ट्रेशन से जो ये श्रम कानून सारे लागू किए जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पूरे भारत के लिए सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न कॉन्सेप्ट लाया गया। मैं भी अभी चीजें ओपन कर रहा हूँ बोधयुक्ति फाउंडेशन, तो वहां पर आपको हर जगह हर लेवल पर चीजें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बहुत सी दिखाएं, लगातार मैं 6 महीना से डॉक्यूमेंट ही बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा 6 महीना से। आप समझ के देखिए, अगर कोई फाउंडेशन का वो बना रहा है, उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। मैं 24 मंत्रालय का भी क्या कर रहा है कि डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, 24 मंत्रालय का। अब ध्यान रखिएगा कितना टफ वर्क है, सोच के देखिए। अभी और भी मंत्रालय जहाँ से सर्टिफिकेशन लेना है, तो यह काम जल्दी होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट हर जगह क्या होता है, हर जगह मुझे अलग अलग जो मेरा डाटा है, बेसिक डाटा है, वो हर मंत्रालय को देना पड़ता है, तो उसकी फाइलिंग अलग करनी पड़ती है, उसके लिए अलग कोस्ट देना पड़ता है। ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स है हमारे देश में। तो क्या करना, एक फाइलिंग, जैसे आप एक फाइलिंग कॉन्सेप्ट ला दीजिए। कोई व्यक्ति को अगर इस प्रकार के कार्य करना है तो इसके लिए न्यूनतम फाइल तो आपको कितनी लगेगी, तो आप वो सब डाटा सर्वर से निकाल के अपना मंत्रालय देख लेगा। ये सब सुविधाएं बेसिक नीड्स है, जो अब ये क्या करेगा, अब ये दूर करेगा, सिंगल लाइसेंस आपको कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। तो ये सब चीजें बदलाव होता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तुलनात्मक अध्ययन सीखे, कैसे बदलाव होंगे, किस रूप से बदलाव होंगे। बाकी तो कहानियां तो पढ़ते रहिएगा, याद करते रहना है। अब ध्यान रखिए कुछ चीजों को, जैसे
कि जब हम पृष्ठभूमि बोलते हैं तो श्रम और आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए 29 श्रम कानून को क्या क्या कानून जो थे पहले, उसको 4 व्यापक संहिताओं में क्या किया गया, शामिल किया गया। जो 4 अभी मैंने चर्चा किया, पहले के 29 कानूनों को, श्रम कानूनों को क्या किया, मर्ज करके 4 बना दिया गया। अब सबसे पहले ये याद रखना, इस तरीके से श्रमिकों के लिए सुरक्षा, गरिमा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी उपायों को आसान पहुंच दी है, निष्पक्ष व्यवस्थाएं लागू होंगी, अर्थात हम अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट के तहत इसे काम कर सकते हैं। ये सब सारे फैक्ट याद रखने, क्लियर है। अब इसके अतिरिक्त क्या याद रखना है कि श्रम कानूनों को सुधार के लिए जो लाया गया सतत प्रक्रिया, क्या वर्तमान की स्थिति है? नहीं, बिल्कुल यह प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। एक 1999 में गठित किया गया था समिति, उसने रिकमेंड किया था कि जो देश में कानून है, जो भी श्रम कानून है, उसको क्या करना, कम से कम कीजिए, 4, 5, 6 में कर दीजिए। तो ये 2002 में अपना रिपोर्ट देता है, ठीक है ना, 2002 में रिपोर्ट देता है। उसके बाद 2019 में इससे संबंधित क्या प्रस्ताव रखा जाता है, ये सब चर्चा लगातार अपना है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सरकार, वर्तमान सरकार ही ऐसा काम कर रही है। मर्ज को लेकर पहले से भी बातें हो रखी है, पर किस तरीके से लागू करना है, उसको धरातल पर कैसे उतारना, हमारे जो डाटाबेस उसको कैसे इमर्ज करना, ये सब सारी चीजें आपको वर्तमान सरकार करती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर 4 संहिता आता है जहां पर आपको श्रम कानून के तौर पर देखने को मिलता है। अब ध्यान रखिएगा, मौजूदा जो कानून थे 29 कानून, उसका ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक मर्ज करने के मुख्य उद्देश्य क्या है, एक सेकंड रुकिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है अनुपालन को सरल बनाना, परिवर्तन की सुव्यवस्थित करना। यह बेसिक नीड्स है कि हम अब 29 कानून नहीं फंसेंगे, जितना कम कानून होगा संस्थाएं उतना बेहतर काम कर पाएंगे, नागरिक उतना जुड़ पाएगा, नागरिक को समझ उतनी विकसित हो पाएगी। अब अप्रचलित कानूनों को क्या किया गया, आधुनिकीकरण किया गया या उसे हटा ही दिया गया। ये बेसिक चीजें जो अप्रचलित नहीं थी, बहुत कम यूज होता था, तो कानून तो था, आंकड़े लगाए जाते थे, कभी ऐसी स्थितियां होती थी। पर ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा होने का मतलब है जो संसाधन खर्च हो रहे थे वो किसी रूप से हो, व्यक्ति विशेष को उसके लिए अपॉइंट करना हो, या इस प्रकार के कोई भी संस्थाएं काम कर रही, उसको तो खर्च करना पड़ता था ना अपना एसेट के तौर पर, व्यक्ति को या अर्थ के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा वो सब सारा कम हो जाएगा। तो ये हमें कहीं ना कहीं सरल व्यवस्था को लाने में एक मदद करेगी। इस तरीके से 4 संहिताओं का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा 1999 में नवींद्र वर्मा के नाम से एक कमेटी बनती है। ध्यान रखिए, जो 2002 में 29 जून 2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जहां 4 और 5 श्रम संहिताओं को बोलता है क्या कि पहले का जो 29 कानून है उसको क्या करना, इसमें मर्ज कर दो, और उसका नाम था दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग। यह भी फैक्ट याद रखना, इसी के आपको रविंद्र वर्मा के अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो इस तरीके से लगातार मांग हो रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, 15 से 19 के बीच में क्या होता है कि सरकार नियोक्ता और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बात करती है, विभिन्न ट्रेड एजेंसियों के साथ बात करती है। उसके बाद आपको 2019 में श्रम संहिता 2019 8 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया जाता है, और 29 सितंबर 2020 को अधिसूचित करके आपको क्या किया जाता है, 3 संहिता और था तो उसको 29 को, और पहला जो श्रम संहिता था 8 अगस्त को 2019 में ही अधिसूचित कर दिया था, जिसका वर्तमान में चीजें आप देख रहे हैं धरातल पर उतरते हुए। ये सब सारे चीजें ध्यान रखिएगा। तो 29 जो लॉ हैं, 29 जो कानून था, उसके पीछे के कुल तत्व को देख लीजिए कि 29 लॉ, वर्तमान में जो 4 कोड है उसमें किस तरीके के बदलाव हुए हैं। पहले जो रूल थे, नियम थे, उसमें 1436 से अब 351 कर दिए गए। रिटर्न्स पहले 31 करना होता था, अब सिंगल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा, ई फाइलिंग होगा, तो बहुत आसान हो, कोई व्यक्ति विशेष अपना जो नियोक्ता है वो बेहतर कर पाएगा। इसके लिए फॉर्म्स कितने किए गए, 181 होते थे, अब 73 फॉर्म है। अब रजिस्ट्रेशन ध्यान रखिए 84, अब केवल 8 करने होंगे। इसी तरीके से आपको ध्यान रखिएगा जो रजिस्टर्स होंगे, और रजिस्ट्रेशन आपको 8 थे, सिंगल अब कर दिया गया। लाइसेंस पहले 4 करना पड़ता था कानूनों को लेकर, अब सिंगल हो गया, 1 लाइसेंस से ही सारी चीजें हो जाए। इसी तरीके से बहुत से बदलाव आप होते हुए देखेंगे। तो बदलाव जब कानूनों को लेकर स्तरों में बदलाव होता है, जब उसको मर्ज किया जाता है, क्रिप्स किया जाता है, तो उसका परिणाम बेहतर निकलता है, क्योंकि भटकाव के क्षेत्र कम हो जाते हैं। अब कुल मिलाकर ध्यान रखिए, मजदूरी जो संहिता बनाया गया, मजदूर संहिता 2019, तो ध्यान रखिए इसमें कौन कौन से कानून शामिल किए गए। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का कानून, सो देखिए आजादी से पहले का ये कानून है, न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलेगी वो आपको ध्यान रखिएगा। 1948 का कानून आजादी के बाद यह लाया गया था। जो LSW के अभ्यर्थी हैं तो उनको यह सब कानून पता होगा। फिर बोनस भुगतान 1965,
आपको ये कानून लागू किया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये कुल मिला के इतने जो कानून है जो आपको श्रम संहिता जो मजदूरी संहिता है उसमें शामिल किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इसका लक्ष्य श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करना, मजदूरी से संबंधित अनुपालन को सरलता और व्यापक लाना। इस तरीके से मुख्य प्रावधानों के तौर पर इसका देखते हैं तो सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी लाना है, फ्लोर वेज अर्थात एक प्रकार का बेसिक वेज कॉन्सेप्ट लाना है कि प्रत्येक राज्य इसका अनुपालन करे, इसको क्या करे, इसको उल्लंघन नहीं करे। अगर हम कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर जाते हैं और इधर आपको अरुणाचल प्रदेश से यहाँ गुजरात आते हैं तो किसी भी कोने में जाइए, प्रत्येक राज्य अपने न्यूनतम वेतन को एक तय करेगी जो प्रत्येक व्यक्ति को श्रम जो अकुशल श्रम उनको दिया जा सके। तो ध्यान रखिए न्यूनतम स्तर बनाने का ये प्रयास किया गया, तय किया जाएगा, इसका उल्लंघन कोई राज्य नहीं कर सकता है। तो यह फैक्ट आपको याद रखना। इसके अतिरिक्त मजदूरी निर्धारण के लिए मापदंड तय किए जाएंगे, इसके साथ कौशल स्तर पर अकुशल श्रमिक को कैसे कौशल कर सकते हैं, ये सब सारे मापदंड तय किए जिसका अधिकतम लाभ हम दे पाए। उसके अतिरिक्त क्या है, रोजगार में लैंगिक समानता की बात की गई, मजदूरी भुगतान के लिए सार्वभौमिक कवरेज की बात की गई जहां 24,000 प्रति माह कमाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त ओवर टाइम मुआवजा होगा। अब नियोक्ता है ना, नियमित कामकाज घंटों से अधिक किए गए किसी भी कार्य के लिए उसको अतिरिक्त पैसा देना, वो दुगना का स्तर का होगा। मान लीजिए ओवर टाइम आप करा रहे हैं, 8 घंटे का कार्य, 8 घंटे का कार्य आप क्या किए, उसके साथ नियोक्ता जो नियोक्ता है उस श्रमिक के साथ एग्रीमेंट करता है, आपको काम कराएंगे हम। अब उससे वो 10 घंटा करा रहा है तो 10 घंटा 2 घंटा जो काम होगा ना वो दुगने के हिसाब से दिया जाएगा। जो 8 घंटे पर घंटे के हिसाब से जो वेतन मूल्य होगा उसका अतिरिक्त जोड़ के 2 घंटा काम करा तो उसको दुगना एवरेज के तौर पर दिया जाएगा। तो इससे श्रमिक को भी अतिरिक्त लाभ होगा, उसकी पूंजी बढ़ेगी, ये सब फैक्ट, शोषण बचेगा। अब यह ध्यान रखिएगा मजदूरी भुगतान की जिम्मेदारी लेनी होगी, निरीक्षक सह सुव्यवस्था प्रदाता के तौर पर काम निरीक्षण कराना होगा, सब कुछ ये चीजें कराई गई। अपराधों के साथ समझौता, आपको पहली बार गैर कारावास योग्य अपराधों का जुर्माना भरकर समझौता किया जा सकता है। ऐसा कोई ऐसा अपराध नहीं किया गया जहां पर जान माल की क्षति ज्यादा हो रही है। मान लीजिए कोई कार्य के स्थल पर आप सब आपस में भाषा सुनी होगी, लड़ाई झगड़ा कर लिया श्रमिक और नियोक्ता के कुछ कर्मचारी जो नियोक्ता की तरफ से बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बीच में हम समझौता कॉन्सेप्ट लाएंगे। तो ऐसे श्रम कानूनों के तौर पर पहले से भी समझौता अधिनियम काम करते हैं, पर ध्यान रखिएगा इसको समझौता अपराध की श्रेणी हम नहीं डालेंगे। तो ये क्या होगा, व्यक्ति विशेष को उन जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से बच जाएंगे और काम को अधिक कर पाएंगे। अपराध और गैर अपराधीकरण की श्रेणीकरण किया जाएगा, किसको श्रेणीबद्ध किया जाए, अधिकतम जुर्माने 50% तय की जाएगी। तो ये सब कुछ सुधार किए गए जानना है। अब औद्योगिक संबंध सुधार संहिता लाया गया 2020, तो इसमें ध्यान रखिएगा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, सोच के देखिए 1926 आजादी के पहले का ट्रेड यूनियन एक्ट चल रहा था, उसको क्या किया गया, इसमें मर्ज कर दिया गया। उसके साथ साथ औद्योगिक रोजगार अस्थायी अधिनियम 1946 काम करता था, ये भी आपको है, आजादी से पहले की चीजें दी हुई है। अब इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को, ये 3 महत्वपूर्ण है जिसमें आपको यह सरलीकरण किया गया औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, यह जो अधिनियम औद्योगिक विवाद, जितने भी प्रकार के औद्योगिक विवाद होते थे इसके समाधान के लिए अपने अपने कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ था, जिसमें नियोक्ता के तरफ से कुछ व्यक्ति होंगे और कुछ ट्रेड यूनियन के व्यक्ति होंगे और दोनों बैठ के क्या करेंगे, आपसे समझौता करेंगे और आपसे समझौता के विभिन्न मापदंड है उसके आधार पर चीजें करें। अब इस श्रम संहिता के तहत उनको और भी सरल बनाया गया है। तो ये सब सारे फैक्ट याद रखना है। अब श्रमिकों का अस्तित्व औद्योगिक के अस्तित्व पर निर्भर करता था, पहले यह संहिता इस तथ्य को स्वीकार करती है कि श्रमिक का अस्तित्व जैसा रहेगा ना वैसे ही उद्योग क्षेत्र का अस्तित्व रहेगा। यह बहुत ही बदलाव है क्योंकि सरकार ने माना इस चीज को कि जो कंपनियां वृद्धि कर रही है उसका अधिकतम लाभ श्रमिक वर्ग को मिलना चाहिए। पहले क्या होता था, एन प्राकृतिक दरवाजे निकाल लिए जाते थे नियोक्ता के द्वारा, ये सब सारी चीजें याद रखनी। अब इससे क्या होगा कि निश्चित अवधि के रोजगार आपको प्राप्त होगा, पुनः कौशल विधियां आपको सृजित की जा सकेगी, जहां पर 15 दिनों की मजदूरी के बराबर राशि का योगदान करना होगा। अब किसी को छटनी करना, मुआवजा करना, तो छटनी से 45 दिनों के भीतर श्रमिक के खाते में जमा करना होगा और छटनी करने से पहले उनको नोटिस देना और नोटिस पीरियड देना होगा। ये सब चीजें याद रखें। ट्रेड यूनियन की मान्यता, जो 51% सदस्यता वाले यूनियन की समझौताकारी यूनियन के रूप में मान्यता होगी, वो अब कम से कम 20% सदस्यों वाले यूनियनों में लागू हो जाएगी। तो क्या होगा, यूनियन जो ट्रेड से और भी मजबूत हो पाएंगे, अपने श्रमिक वर्ग के लोगों के हकों की बात कर पाएंगे, भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। जो हमारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 था, जो अब जाके इसमें मर्ज हुआ, तो यहाँ पर समझौता, विवादों के समाधान के लिए जो समझौते किए जाएंगे, जो आपको एक न्यूनतम
न्यूनतम मानक के आधार पर कार्यस्थल को सुरक्षित किया जाएगा, उस संदर्भ में क्या है ट्रेड यूनियन को मान्यता मिल पाएगा। तो क्या होगा, श्रमिक वर्ग की भागीदारी बढ़ जाएगी। तो श्रमिकों की विस्तारित परिभाषा तय किया गया। आपको 18,000 रुपये तक का क्या किया गया, कमाने में पर्यवेक्षी कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगे उनको शामिल किया गया। तो इसका मतलब सरकार न्यूनतम बेस के तौर पर 18,000 चीजें लागू करेगी। अब यहाँ पर उद्योग का जो व्यापक परिभाषा है उसको बढ़ाया गया कि वो किस तरीके का लाभ पूंजी के प्रवाह में किस तरीके का आपको उद्योग की श्रेणी में आएगा। तो परिभाषा भी बदली गई है, तो ये भी फैक्ट याद रखना है। अब छटनी या कामबंदी बंद करने की उच्च सीमा 100 दिन से बढ़ाकर 300 श्रमिकों को तक कर दिए गए। राज्य इस सीमा को और बढ़ा सकती है और भी प्रावधान इसमें जोड़ सकती है कि छटनी, और ये कानून प्रावधान थे पहले कि छटनी या कामबंदी करना है तो हम कितने व्यक्तियों तक कर पाएंगे। और पहले होता था 100 व्यक्तियों को एक साथ करता, अब 300 व्यक्तियों तक करेगा। तो इसमें कुछ चीजें टर्मिनोलॉजी लगाई गई है कि अनुमोदन की सीमा कम से कम 300 व्यक्ति का होगा, तभी आपको क्या होगा, एक कमेटी बनती है जिसके आधार छटनी को जब मान लीजिए कोई कंपनी बंद करना होता है तो ऐसे नहीं बंद कर सकता है कि नियोक्ता जो मन किया, मान लीजिए अंबानी को मन है किसी कंपनी को बंद करना, तो ऐसा नहीं कि अंबानी अपना चाहेगा बंद कर देगा। जो जिन समझौता विवाद समाधान के लिए जो कमेटी बनती है और भी समितियां होती है हर कंपनी में, उस समितियों में कम से कम क्या है, उस कुल जो श्रमिक उसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, एग्रीमेंट पर साइन करना होगा कि हाँ जो कार्य स्थिति कार्य उद्योग क्षेत्र है वह कार्यस्थल करने के लिए वो अर्थ नहीं है, वो व्यवस्थाएं नहीं जिसके आधार पर इस कंपनी को बंद करने के लिए तय मानक बनाए गए, जिसमें पहले 100 व्यक्तियों का साइन होना पड़ता था, अब 300 व्यक्तियों तक कर दिया। अब बहुत से कम राज्य इसका अनुपालन के लिए बहुत स्तर बढ़ा सकते, तो ये सब बेसिक चीजें स्ट्रक्चर है। तो और भी मजबूत हुआ है श्रमिकों का भागीदारी, तो ये सब चीजें याद रखना। कंपनी अपना मनमाजी से काम नहीं करता कि आज खोले कल बंद कर दिए, प्रॉफिट अधिक कमा लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। अब ध्यान रखिएगा औद्योगिक संबंध संहिता, जहां पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया, अस्थायी आदेशों की सीमा बढ़ाई गई, घर से काम करने के प्रावधान दिए गए, औद्योगिक न्यायाधिकरण बनाया गया, विवादों के तेज निपटारण के लिए औद्योगिक ट्रिब्यूनल बनाए गए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाए गए। जो पहले क्या हुआ था, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के तौर पर हम बहुत जगह जानते थे कि आपको सुनते होंगे प्रशासन में, जैसे आपको IAS ट्रिब्यूनल होता है, PCS ट्रिब्यूनल होता है, इस तरीके से ट्रिब्यूनल होते हैं जहां पर प्रशासन के तकनीकी जो है तकनीकी विवादों को देखकर समाधान लेते हैं। जो आपको आम न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर कम देखे जाते हैं उनको, क्योंकि उनको है ना सभी पर समान ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान तो होता नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा विशेष प्रशासनिक तकनीक से संबंधित विवादों के लिए ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं। तो यह चीजें ध्यान रखना। अब औद्योगिक क्षेत्र में भी इस तरह के ट्रिब्यूनल का आपको गठन किया जाएगा, तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत से विवाद जो आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपको झूलते हुए देखेंगे, देखिए यह भी एक है न्याय में देरी होने का कारण एक यह भी है कि वह बहुत से ऐसे केसेज हैं जो आपको ट्रिब्यूनल का स्तर पर समाप्त किए जा सकते, उसका समाधान निकाला जा सकता है, पर वो किसी न किसी आपको जो हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां घूम रहा है, या हम बात कर ले जो जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां घूम रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वो फाइलें घूम रही हैं, जो आपको ट्रिब्यूनल उसको 2 मिनट में सुलझा देगा। तो ध्यान रखिएगा ये सब अतिरिक्त जो बोझ है न्यायालय पर वो भी कम हो पाएगा औद्योगिक विवाद को संदर्भ में। ये सब सारे फैक्ट को याद रखने। अब इसके अतिरिक्त हड़ताल तालाबंदी के लिए नोटिस देना होगा, 14 दिन अनिवार्य कर दिया गया। अब सभी प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य 14 दिन का। अब ऐसा नहीं केवल श्रमिकों की मनमानी चलेगी, आए उठा के बैठ गए हम लेके झोला पत्थर के हम आज हड़ताल करें, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो देश बदलो, नौकरी बदलो, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं अब होगा कि आप तालाबंदी कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। आप LSW पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत से विविध इसका परिभाषा है, हड़ताल कब होता है, हड़ताल की श्रेणी कैसी होती है, तालाबंदी हम किसे कहते हैं, तालाबंदी की श्रेणी वर्ग क्या है, ये सब अलग अलग, पर उतना डीप भी नहीं जाना। बस ये जानना है कि हड़ताल और तालाबंदी की जब श्रमिक मांग उठाएंगे हमको हड़ताल करना है, तो नियोक्ता को जो कंपनी का मालिक होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसको 14 दिन पहले अनिवार्य रूप से नोटिस देना होगा, ताकि वो अपना चीजों को समझ पाए हड़ताल क्यों हो रहा है। हड़ताल होने से पहले ही अगर मान लीजिए उसका समाधान कर दिया तो हड़ताल तो होगा ही नहीं। अगर हड़ताल ऐसा लग रहा है जहां पर कंपनी को नुकसान होगा तो उसके लिए वो प्रबंध भी कर पाएगा ना, ऐसा नहीं कि अभी लीजिए शुरू हो जाइए। तो 14 दिन का नोटिस पीरियड देना होगा। तो श्रमिक जो मनमाने करते थे
तो वो भी बच पाएगा। श्रम नियोक्ता केवल एक तरफा नहीं होना चाहिए। हड़ताल का विस्तारित परिभाषा किया गया, सामूहिक आकस्मिक अवकाश को भी अपने दायरे में शामिल करता है ताकि अचानक होने वाली हड़तालों को रोका जा सके। आकस्मिक होगा ही नहीं, 14 दिन का पहले नोटिस पीरियड दो। अब अभी इसके साथ गैर अपराधीकरण का समझौता, डिजिटल प्रक्रियाएं लागू की गई ताकि रिकॉर्ड को हम संहिताबद्ध कर पाए। इस तरीके से लाभ आपको होता हुआ दिखेगा। अब 3 सामाजिक सुरक्षा संहिता, जिसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, सोच के देखिए 1923 का कानून हमारे देश में अभी तक चल रहा था, तो अब उसमें सुधार की बात है ना। हम 47 के कॉन्सेप्ट 2047 के कॉन्सेप्ट के साथ विकसित भारत की कल्पना देख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है, कर्मचारी भविष्य निधि विधिक प्रावधान अधिनियम 1952, रोजगार विनिमय रिक्ति अनिवार्य सूचना 1959, इस मातृत्व लाभ अधिनियम आपको 1961, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972, सीनियर कर्मचारी कल्याण अधिनियम 1981, भवन अन्य श्रमिकों 1996 और उसका असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा 2008। इतने व्यापक कानून को क्या किया गया, इस सामाजिक सुरक्षा संहिता में शामिल किया गया। कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि यह असंगठित गीग और प्लेटफॉर्म जो श्रमिक है उसको बेहतर जीवन स्वास्थ्य कर पाएगा। कुल मिलाकर बात वही हो रही है कि हम किस तरीके से जो असंगठित क्षेत्र वाले मजदूर है, श्रमिक है, उनको सुरक्षा दे पाए, सामाजिक स्तर पर, कल्याण के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, ये सब सारी चीजें। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा कवरेज बढ़ा दिया गया। 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त कर्मचारी आपसी सहमति स्वेच्छा से इसमें आपको एक फंड बनाने होंगे, जिसमें जो कर्मचारी है, श्रमिक है, वो भी अपना पैसा देगा और जितना पैसा वो देगा उतनी कंपनी को भी देना होगा। अब 10 से कम। अब ध्यान रखिए, बड़े बड़े संस्थान है इसका पालन नहीं करते हैं, तो पता चलेगा आप बाहर जाते हैं, आपको कुछ उसका रिफंड नहीं मिलता है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है सामाजिक सुरक्षा को लेकर। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कार्य के स्थल के द्वारा, तो उस व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं मिलता है। आपके खाते में उतना पैसा होगा, उसके एवज मान लीजिए आप 2000 रुपया प्रत्येक महीना किए कि हम 2000 रुपये इस खाते में डालेंगे और 2000 कंपनी डाल रहा है, जो भी नियुक्ता होगा, तो कुल आपके महीने में 4000 का वृद्धि हो रहा है ना। अब मान लीजिए इसी तरह 10 साल तक आप किए तो एक मोटी रकम आपके पास हो जाती है, और जो आपको असामयिक स्थिति में, जो असहज स्थिति में आपको लाभ देता है, क्योंकि पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। आज बिना पैसा के क्या हो रहा है, ये चीजें समझिएगा। और समयबद्ध ईपीएफ जो हमारा कर्मचारी भविष्य निधि की जांच होगी, 5 साल के समय सीमा में निर्धारित कर दिया गया, 2 साल के भीतर किया जाएगा। उसके बाद अलग अलग स्वतः संज्ञान लेकर कामें की जाएंगी। अब है ना, पूर्ण निर्धारण किया जाएगा कि आवश्यकता क्या है, क्या दिया जा रहा है। तो ईपीएफ अकाउंट को लेकर भी घटी हुई ईपीएफ अपील जमा राशि अब जो 25% जमा करना होगा, जो पहले 40-70% होता था। तो ये सब थोड़ा सा सरलीकरण किया गया ताकि श्रमिक उन्नयन बनाया जा सके। निर्माण उपकर को लेकर स्व मूल्यांकन होगा, गीग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का समावेशन होगा, जैसे एग्रीगेटर के तौर पर गीग वर्कर्स जो होंगे, प्लेटफॉर्म वर्कर्स होंगे, उनको क्या किया है, वार्षिक कारोबार का 1 से 2% योगदान करना होगा। ऐसे श्रमिकों किए गए भुगतान का 5% सीमित किया गया है। तो इस तरीके से कुछ क्षेत्रों में बदलाव होते हुए दिखेंगे, जहां पर आप बेहतर होते हुए कानून व्यवस्था को देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, श्रम संहिता का परिवर्तन शक्तियां क्या है, जो भी परिवर्तन किए गए उसका मूल अर्थ क्या निकल के आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी श्रम कानून है वर्तमान नियमों और आधुनिकीकरण के लिए कार्य पद्धतियों, तकनीकी पद्धतियों, आर्थिक वास्तविकों के अनुसार बदलते हुए देखेंगे। हम 2047 की बात करें, उसमें बदलाव होता हुआ दिखेगा, श्रम कानून बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से क्या होगा कि हम रोजगार के अवसरों में सृजित होते हुए देखेंगे। जो हमारा अकुशल श्रमिक है वो सरकार की योजनाओं में कहीं ना कहीं फिट होते हुए दिखेंगे, तो वो क्या कर पाएगा, और भी देश में विकास हो पाएगा। और आकस्मिक स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में श्रमिकों को बेहतर प्रबंधन कर पाएगा। उनको किस प्रकार का ग्रेजुएटी देना है, किस प्रकार का सामाजिक योजनाओं से जोड़कर रखना, नियोक्ता पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब ऐसे तुम नहीं भाग सकते हो, बहुत से ऐसे आसपास आप काम कर रहे होंगे, आप जाके देखिएगा। और ऐसा नहीं कि केवल है ना, केवल ये समझिए उद्योगों में, ये पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर वाले बिजनेसों में है, बहुत से इंस्टीट्यूट में, संस्थानों में ये काम करता है, जो वहाँ पर श्रमिकों को उस तरीके का भुगतान देता है नहीं। जो 10 की नियुक्ति के लिए बात होता है ना, 10 श्रमिक होंगे तो आपको कुछ बनाना, पहले 20 श्रमिक हुआ करता था तो आपको कुछ
उनके लिए कार्य करने के लिए ना आपको बनाना पड़ता है एक बोर्ड, जिसमें महिला भागीदारी होगी, उस श्रमिक का एक नेता भागीदार होगा, और समय समय पर नियोक्ता की तरफ से और उस बोर्ड की तरफ से बैठकें होंगी। उसमें जो क्रक्स निकलेगा वो चीजें इंप्लीमेंट होगा। केवल पूंजी का शोषण वो क्या कर पाएगा, मालिक नहीं करेगा, केवल वही भोग नहीं करेगा। बहुत से संस्थानों में जाके देखिएगा, ये महसूस कीजिएगा, कर्मचारी आ रहा है जा रहा है काम करके चल जा रहा है, मालिक आ रहा है जा रहा है काम करके चल जा रहा है, उसको बैल की तरह खटाया जा रहा है। जब आवाज उठाइएगा तो उसका आंख में भौरा हो जाएगा, बोलेगा तुम मेरे यहाँ काम नहीं करो। ऐसे थोड़ी वो चलता है। अगर वो श्रमिक जाके कंप्लेन कर देना तो उसकी एटी सब सीधा हो जाएगा, तुरंत लाइन पर। श्रमिक को भी डर रहता है मेरा नौकरी चला जाए, पर अब ऐसा नहीं है। अब हटाइएगा, 45 दिन का नोटिस पीरियड दीजिए, और मान लीजिए कल से हटाइए, उसका पैसा दीजिए उसको, तब श्रमिक भी मजबूत हो पाएगा, नियम कानून पर बेहतर होगा। ऐसी एजेंसी हो, अब सोच के देखिए ना, आपको ऐसे संस्थानों में ना फीडिंग के लिए एक रूम बनाना होता। कितने ऐसे स्थलों में जो फीडिंग का रूम बना हुआ है, सोच के देखिएगा। आप अपने आसपास के माहौल को देख लीजिए, कितने आपके मेंबर हैं जो आपको ऐसे संगठनों का निर्माण करते हैं, आपके कंपनी ओनर। तो ये सब चीजें बदलाव होता हुआ दिखेगा धरातल पर। और ऐसा नहीं कि केवल है ना आपको बड़े बड़े देशों की समस्या है, भारत की ये मूल समस्या, मूल शहरों की समस्या, मूल श्रमिकों की ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। विदेशों में भी ऐसी चीजें होती है, पर वो समय के साथ परिवर्तित करता गया। तो इन सब समस्याओं के समाधान हम लाइसेंस, निरीक्षण, ये सब सारी चीजें बेहतर कर पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर ये सब चीजें, लंबा हो गया वीडियो, पर ये ध्यान रखिएगा, यह सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। कुछ प्रश्न है जरूर इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा कि 2017 से 18 की तुलना में 2023-24 में बेरोजगारी दर में क्या परिवर्तन हुआ। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसे जरूर क्लिक करके उत्तर कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए ताकि अधिकतम लाभ ले पाइए। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन श्रम बाजार के सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रभाव को सही रूप से दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। प्रश्नों का अभ्यास जरूर करना सीखिए ताकि आप इसका अधिकतम लाभ ले पाए। चलिए, एक प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित कि हाल में 4 श्रम सुधार किए गए, इन नई श्रम संहिताओं में किस प्रकार की मौलिकता दिखती है, स्पष्ट करें। बहुत सरल प्रश्न है पर बहुत घातक प्रश्न है। आप इसका तय ही नहीं कर पाइएगा। सभी प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रश्न अपने अपने स्तर पर अलग होगा, सभी का सोचने का नजरिया अलग होगा। तो सबसे बेस्ट नजरिया किसका होगा वो एग्जामिनर तय करेगा, जो कॉपी रिव्यू करेगा वो तय करेगा। अब ध्यान रखिएगा, इस मौलिकता के संदर्भ में आपके उन विचारों तक पहुंचने की जरूरत है, सरकार के उन विचारों तक पहुंचने की जरूरत है जहां पर आप उस रूप से सोच पा रहे। क्या सरकार जिसको रखना चाह रही है, जिस संदर्भ को, क्या उस संदर्भ को आप समझ पा रहे, उसी मौलिकता को यहां बताना है। तो ये प्रश्न का उत्तर आप लिखकर आपको कहां भेजना है, आपके पेड ग्रुप जो बनाए गए हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का, उसमें जरूर आप शेयर कीजिए। बॉय और गर्ल का अलग अलग बना हुआ है, तो आप उसका अधिकतम लाभ लीजिएगा। जो भी चीजें कराई जा रही डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इंटरव्यू पर देखिए, मेंस पर देखिए या प्रीलिम्स का स्तर पर देखिए। चलिए दूसरा देखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को इसको क्या करना है, एकदम रट लेना है इसका सारे कॉन्सेप्ट को। हालांकि मेरा वीडियो लंबा होता है, मैं पहले बोलता हूँ, मैं आराम से पढ़ाता हूँ, हर एंगल से पढ़ाता हूँ कि इस टॉपिक अगर एक बार आ जाए, साल में जितनी बार चर्चा हो, दोबारा इसके लिए बेसिक कंटेंट आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़े। अब 4 संहिता को मैंने कितने मिनट में, लगभग 42 मिनट में कवर किया। सोच के देखिए, अगर मैं चाहता तो इसे 10 से 15 मिनट कवर कर देता, पर फिर आपको तलाशना पड़ता, फिर पेपर को खोजना पड़ता, या इस तरीके से और भी कंटेंट व्यवस्थाएं करने में साल भर परेशान रहते हैं। पर मेरा वीडियो जो अंत तक बर्दाश्त करके देखिएगा तो चीज़ें एक बार में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उस टॉपिक पर फिर से आपको अतिरिक्त काम करने की जरूरत नहीं होगा। हाँ, कुछ अपडेट आएंगे, उसको ऐड करते चलना है। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं। देखिए मामला क्या है ना, ये साल भर पहले का मामला, चीज़ें चल रही है। बहुत से आप दक्षिण के कुछ राज्य हैं, उत्तर के कुछ राज्य हैं, यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है राज्यपाल विधेयक को लेकर आर्टिकल 200 का प्रयोग करते हैं, जो हमारे संविधान में दिया गया। उनका एक संवैधानिक अधिकार है और विवेकाशील अधिकार के तहत भी आता है। यह क्या करते हैं, इस एक्ट के तहत जो राज्य विधानमंडल में जो कानून है पारित किए जाते हैं, तो परमिशन लेने के लिए आपको जाता है, अधिनियम बनने से पहले क्या होता है कि राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उससे इस एक्ट के तहत सुरक्षित रख लेता है। उसके लिए कुछ मानक बनाए गए, जिसके आधार पर एक पॉइंट में क्या करता है, ये राष्ट्रपति के लिए क्या करते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। अब इस जो राज्य के विधेयक हैं उसको राष्ट्रपति ही निर्णय लेगा। तो राष्ट्रपति 2 निर्णय पे लेता है, या तो बोल देगा कि हाँ तुम पारित कर दो,
या बोलेगा फिर से तुम इस पर कानून बनाओ। अब दोनों स्थितियों में समय का प्रबंधन कैसे होगा, समय कितना लिया जाए, यही विवाद था। तो कुछ मामले थे, कुछ मामले में 2 से 3 साल लग गया था, 2 से 3 साल, किसी में 4 साल, किसी में 5 साल। तो यह बात हो रहा था ना कि राज्यपाल अगर 200 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 200 के तहत किसी विधेयक, राज्य का किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है 5 साल तक, तो सरकार ही बदल जाएगी ना 5 साल में। तो सरकार के पास सेवा कार्य करने का अवसर कैसे प्राप्त हो, क्योंकि जनता ने उसे कार्य करने के लिए भेजा है। और कुछ महत्वपूर्ण, राज्य के अनुसार वो महत्वपूर्ण कानून है, पर आपके अनुसार वो नहीं लग रहा होगा। हो सकता है आपको केंद्र राज्य संबंधों का विवाद का कारण बन जाए, या राज्य की शक्तियों का विस्तार कर रहे होंगे, केंद्र उसमें छीन हो जाए, या उच्च न्यायालय के मामले का वो कानून हो, तो बदलाव के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। पर ये 5 साल की सीमा अगर क्रॉस कर जाएंगे तो फिर यह होगा कि जनप्रतिनिधि का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है, वो कैसे वैलिड होगा। तो राज्य का ये कंसर्न था कि आप उसके लिए समय बना दीजिए कि हाँ, कम से कम इतना न्यूनतम समय में कानून को पारित कर देना है। तो उसके लिए राज्यपाल और लेकर राज्य को लेकर बहुत सा विवाद, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया। तो कुछ जजों के बेंच, 2 जजों के बेंच ने इसके फैसला दे दिया, समय निर्धारित कर दिया कि तुम इतने अमुक समय के अंदर, मैं उस पर चर्चा करूंगा अभी सारे पक्षों को, कि तुमको इतने अमुक समय पर इसका निर्णय लेना होगा। और ये साथ ही बोल दिए कि यह जरूरी है, यह जरूरी पक्ष भी है कि राज्य के अधिकारों को समझा जाए या जनता के जो मूल धारणा उसको समझा जाए। तो इसका मतलब है कि आप जो जजों ने जो फैसला दिया, इसका मतलब है राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, सर्वोच्च, राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। तो यह आर्टिकल 200 जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब राज्य, देश के सर्वोच्च पद पर भी जो बैठे हुए हैं राष्ट्रपति, उनको भी आप निर्देशित कर दिए। और आप किस स्थिति में निर्देशित करेंगे, आपकी शक्ति सीमा नहीं आपको बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये समझिएगा कि आप राज्यपाल और राष्ट्रपति को किस सीमा तक निर्देशित कीजिएगा। आप केवल आग्रह कर सकते हैं थे। आग्रह या शब्द अगर होता ना तो इतना विवाद होता ही नहीं, कि ऐसी अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के विधेयक पर जल्द से जल्द निपटारण हो जाए। ये शब्द बोलते तो कोई विवाद का कारण नहीं बनता, पर वो क्या करते, निर्देश दे दिए कि इतने महीने के अंदर निपटारा कर दो। तो आप निर्देश कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सीमा से बाहर है कि संवैधानिक पद जो प्रथम व्यक्ति के तौर पर राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, और आपको राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रपति को कितना निर्देशित करेगा, यह कहीं कानून में लिखा हुआ ही नहीं है। तो मामला हुआ कि यह सब फैसला जब आया तो माननीय राष्ट्रपति के जवाब 14 सवाल पूछ दिए गए, जिसके केंद्र बिंदु में यही विवाद था, पर आपको उसका पृष्ठभूमि अलग तरीके से बना के दिया गया, और 14 सवाल देने में पसीना उतर गया ये सुप्रीम कोर्ट को। सोच के देखिएगा, सत्ता का अभ्यास जो मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को ना, इसका उपयोग होते हुए देखिए। सत्ता का अभ्यास, इतनी बड़ी शक्ति अपने आप को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समझते हैं अपने स्तर पर कि वो देश के सर्वोच्च व्यक्ति पर, जो आपके संविधान में उसके संदर्भ में कुछ निर्देशित शब्द लिखे भी नहीं गए हैं, आप उसको निर्देश दे रहे हैं। तो ये सत्ता का अभ्यास ही था ना। आप ब्रिटिश मॉडल से हटकर, भारतीय मॉडल से हटकर अमेरिकी मॉडल की ओर जाना चाहते हैं, जहां पर अंतिम सर्वसर्वा के तौर पर नियुक्त होना चाहता है न्यायालय। तो ये स्थिति में 14 बेसिक सवाल माननीय राष्ट्रपति के द्वारा पूछ दिया, तो पसीना उतर गया इन लोगों का, तो फैसला बदलना पड़ गया अपना, और आग्रह के साथ ये बातें की गई। यही चीजें अगर उस समय हो जाता तो इतना विवाद नहीं होता, वो 14 सवाल नहीं आते, बस केवल एक टर्म लिख देना था। आग्रह किया जाता है या अनुरोध किया जाता है कि ऐसे फैसले, ऐसे आर्टिकल 20 का 200 का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आग्रह किया जाता है राज्य की अपेक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए समयबद्ध तरीके से काम किया जाए, ताकि नैतिक दायित्व भी कायम हो, प्रशासनिक दायित्व भी काम किया जा सके, और जनता को लोकतंत्र पर भरोसा हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता, पर शब्द पढ़े ही नहीं लोग हैं तो कैसे समझिएगा। सीधा अपना पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं, और सभी का अधिकार क्षेत्र क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि देखिए, यह एक न्यायिक सक्रियता का भी मामला आप देख सकते हैं। मैंने हाल ही में इंटरव्यू में, आपका इंटरव्यू जो गूगल मीट सेशन चल रहा है, उसमें न्यायिक सक्रियता, न्यायिक आतंकवाद का कॉन्सेप्ट बताया था ना। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में अपना फैसला दे रहा था, पर जाने अनजाने मुझसे न्यायिक आतंकवाद वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कि उसने भूल कर क्या कर दिया, छोटी सी शब्दों का हेरफेर हो गया और वो न्यायिक अति सक्रियता में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दे रहा, राष्ट्रपति को आदेश दे रहा, तुम ऐसे करो। समझ के देखिए, जिसकी नियुक्ति वही कर रहा है। तो इस संदर्भ में समझिएगा, संविधान के परिप्रेक्ष्य में अंतिम उसे नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी करती हैं।
ये चीज को समझिएगा, बेसिक। आप सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते, न्यायिक आतंकवाद को कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते। तो न्यायिक सक्रियता कितनी सीमा तक होनी चाहिए, उस पर गूगल मीट का एक सेशन है, जाके एक बार देख लीजिएगा आप लोग, तो चीजें आसान हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ कुछ आपको आर्टिकल की चर्चा, अनुच्छेद 142 की चर्चा हुई, किस रूप से जो है ना विधेयकों के मान्य स्वीकृति डिम्स एसेंट का आदेश दे सकता है, कोई समय सीमा तय नहीं है की जा सकती, ये सब बात न ही सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में बातें कर सकते। मैं मजा ले रहा था उस दिन, जब मेरा वीडियो जाके देखिएगा, जब ये मामला आया तो उसमें भी डीएनए में मैंने यही चर्चा किया था। वेट एंड वॉच कीजिए, अपने गले का नस खुद अपने हड्डी फंसा लिया अपने गले में, इसको जवाब देना नहीं बन पाएगा, ऐसा ये काम कर दिया था उस समय। तो देखिए वही चीजें हुआ कि बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से पारित विधेयकों की मंजूरी के बारे में राज्यपाल और राष्ट्रपति के मिले संवैधानिक अधिकारों की स्थितियां जो थी उसको स्पष्ट किया। और क्या बोलता है कि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, नहीं की जा सकती है, सीधा देखिए, नहीं की जा सकती है। अब बोल दिया गया है जो कानून संविधान पहले से बना वो सही बना है, बस उसमें संशोधन क्या करते थे, आग्रह कर सकते थे और रिस्पॉन्सिबल बना सकते थे। और ये बात राज्य से अपेक्षा भी की जाती है कि राज्य जो हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है, संविधान क्या बोलता है, कोई भी कानून उसको प्रतिबद्ध नहीं कर सकता है, राज्य अपनी शक्ति यथाशक्ति के आधार पर अपेक्षा कर सकता है उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए। अब कितने दिनों में करेगा, कितनी सीमा तक करेगा, न्यायालय उसको तय नहीं कर सकता, पर राज्य कर रही है ना उसको, उस जिस तरीके संसाधन में, तो यही वही मामला था, बस इसको समझने का फेर था। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अब ना ही सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विधेयकों को मान्य स्वीकृति अर्थात डिम्स एसेंट का आदेश दे सकता है। अब न्यायालय इसके लिए जो 142 के तहत अंतिम रूप से आदेशों का पालन करती है सर्वोच्च न्यायालय ध्यान रखिएगा, उसका प्रयोग इसके लिए नहीं कर सकती है, और सब मामलों के लिए कर सकती है। तो ये जो अच्छी बात है ना, आप न्यायिक सक्रियता के लिए आर्टिकल 142 का प्रयोग कीजिए, निस्वार्थ रूप से कीजिए, सारी संस्थाएं आपके साथ है, पर आप उस सीमा का उल्लंघन मत कीजिए। जैसे मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट देकर क्या किया, अपनी शक्तियों का विस्तार कर लिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने। अब जो चाहे वो मूल ढांचा में डाल दे रहा है, जिस तरीके से चाहे वो मूल ढांचा में डाल दे रहा है। यह आर्टिकल 20 का विस्तार कैसे कर रहा है, इसी संदर्भ में कर रहा है कि अपने शक्तियों का विस्तार कर रहा है। राज्य और जब हम संस्थाओं का विवाद देखते हैं तो किस तरीके से विधायिका कार्यपालिका के बीच आपको विवाद होता हुआ दिख रहा है ना, उसके संदर्भ में चीजें समझिएगा। अब 5 जजों, अब क्या हुआ, कोई भी विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बगैर कानून नहीं बन सकता, ये साफ बोला है। जब ये साफ लिखी हुई है, कानून के बगैर आपको उनके मंजूरी के बगैर कानून नहीं बन सकता राज्य के स्तर पर, राज्य विधानमंडल में, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट आपको केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। उसके लिए समय सीमा का प्रावधान आप कैसे तय कर सकते, जो आपको संविधान बोलता है वही काम कीजिएगा ना, ये संदर्भ समझिएगा। इसके अतिरिक्त 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो सर्वसम्मति से दी गई राय को में कहा, अब इसी मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अगर उस विवाद पर 14 जो सवाल पूछे गए थे उसके एवज में बोलता है कि विधेयक पर निर्णय लेने के लिए संबंध में राज्यपाल को विवेकाधिकार है। अब मैं वही बात उस दिन बोल रहा था, अरे तुम किसी के विवेकाधिकार पर कैसे घुस जाओगे, अपना तुम पहले देखो गरिबान झांक के कि 5 करोड़ केस पेंडिंग है, पर आप अपने स्तर पर नहीं लोगे, क्योंकि आपका अगर कुछ बोल देगा तो आप तुरंत कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट कर दोगे, आप अमान्य घोषित कर दोगे, उसको जेल प्रावधान कर दोगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय दूसरे के घर में झांकना है, पहले अपने घर को ठीक कर लो, साफ सुथरा कर लो, तो दूसरे घर में अगर कचरा है तो क्या करना, उसको सुधार के लिए अपेक्षा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आग्रह नहीं, तुम निर्देश भी देते, किस स्थिति में, जब आपका सारा चीज क्लियर होता, अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करके रखते, आप अपने कानून से अलग जाकर निर्णय लेते। मान लीजिए आपके पास 8 घंटा का ड्यूटी है, आप 12 घंटा काम कर रहे होते, या आपने अभी गर्मियों में ठंडों में छुट्टी का अवसर होता है, आप उन सबको कैंसिल कर देते और अतिरिक्त काम करके दिखाते, तो क्या राज्यपाल से आग्रह करते? तो राज्यपाल ऐसा नहीं करता। हाँ, उसके लिए संदर्भ अलग अलग लगाए जा सकते थे, पर आप अपने ही गिरबान को गंदा करके रखे हुए, पूरा कॉलर गंदा कर रखे हैं। 5 करोड़ से अधिक आपके यहाँ विवाद पड़ा हुआ है, उसके समाधान में तीव्रता नहीं देख रहे, पर आप दूसरे के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे, वो भी विवेकाधिकार शक्तियों में। अगर विवेकाधिकार शक्ति नहीं होता तो माना जा सकता था, समझा जा सकता था कि इस मामले में कैसे न्यायिक निर्णय लेने हैं, पर आप विवेकाधिकार शक्तियों में, जो स्वतंत्र होता है वो पद, वो कैसे निर्णय लेगा। हाँ, हालांकि राजनीतिक उत्पीड़न के मामले में ये चीजें आपको दिखेगी कि राज्यपाल किसी शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ दिख रहा है, राष्ट्रपति किसी शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ दिख रहा है, पर इसके मूल संदर्भ में की समझने की जरूरत है ना।
तो ये समझिएगा, इससे मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल हमेशा के लिए विधेयकों को लटका कर नहीं रख सकते, यह आग्रह किया गया। अब इसके लिए काम करिए, बेहतर कीजिए, बेहतर पसा। यह अब थोड़ा सा अच्छा कंटेंट मिला, राज्यपाल को भी लगा नहीं, चलो ठीक बात है। राष्ट्रपति को इस संदर्भ में अब लगेगा नहीं, चलो ठीक बात, आग्रह कर सकते हो, क्योंकि मेरे विवेकाधिकार शक्ति पर तुम निर्णय कैसे दे सकते हो, हम निर्णय लेंगे किस तरीके से काम करना है। ये चीजें समझिएगा, वो बहुत जरूरी है। विवेकाधिकार शक्तियों पर उस व्यक्ति का अंतिम निर्णय होना, किसी दूसरे व्यक्ति को उस पर हस्तक्षेप से बचा कर रखना। अब ध्यान रखिएगा, राज्य जो पाल है उसके पास शक्तियों, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को 3 विकल्प होते हैं। वो क्या कर सकता है इस स्थिति में, या तो वो विधेयक को मंजूरी दे सकता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है, अथवा विधानमंडल को अपनी टिप्पणियों के साथ वापस भेज सकता है। तो ऐसे मामले में जहां राज्य के अधिकारों का विस्तार हो रहा होगा केंद्र के शक्तियों के एवज में, वैसे मामलों में वो क्या करता है, इस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज देता है। या न्यायालय के, हाई कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय होंगे किसी विधेयक में बदले जा सकते हैं, उसकी शक्तियों का विस्तार या कम किया जा सकता है, तो क्या होगा, ऐसे मामले को राष्ट्रपति के लिए, वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देगा राज्यपाल। तो इस संदर्भ को समझिएगा। अब राज्यपाल के परामर्श की प्रक्रिया बढ़ावा देना होगा, विधेयक को दोबारा आने पर वह उससे सहमति देंगे या फिर राष्ट्रपति के विचार भेजेंगे, ये सब मामले आपको देखने को मिले। कुल मिलाकर जब बात हो रही थी कि कोर्ट कब कर सकता है हस्तक्षेप, यह भी आपको समझना होगा कि आर्टिकल 200 का जब प्रयोग हो रहा है, आर्टिकल 200 का, तो सीमा की कब है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, आपको शक्ति भी दी गई है या नहीं, पर यह समझना होगा। तो ध्यान रखिए, राज्यपाल विधेयक पर लंबे समय तक अनिश्चित और बिना वजह बताए बैठे नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में कोर्ट सीमित निर्देश जारी कर सकता है, सीमित, पर अनुग्रह के तौर पर, आदेश के तौर पर नहीं कर सकता। ये पहले क्लियर हो जाइए, आप इन मामलों में आदेश नहीं दे सकते, आग्रह कर सकते हैं कि ऐसी, और शब्दों के साथ आपको खेलना होगा, नहीं खेलिएगा समस्या हो जाएगी। आपको राज्य का दायित्व समझा देना होता, ये बहुत अच्छा है, इसका इनिशिएटिव हो जाता है, एक लैंडमार्क क्या होता है, लैंडमार्क डिसीजन बन जाता है यही कानून। पर आपने शब्दों का प्रयोग बेहतर नहीं किया, इसलिए मैं इंटरव्यू में बोलता हूं ना कि बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए आपको शब्दों का चयन बहुत जरूरी है, आपका दिशा तय कर देगा। सोच के देखिएगा, अब बोलता है कोर्ट को सीमित अधिकार है, पर सीमित अधिकार में ही आपको सारी चीजें करवानी। तो सीमित अधिकार कैसे, अदालत में मेरिट पर टिप्पणी किए बिना, उसके मेरिट की टिप्पणी किए बिना राज्यपाल के तर्क संगत समय के भीतर अनुच्छेद 200 के तहत आने वाले कर्तव्य निर्वहन के लिए कह सकता है। मैं अभी क्या बोल रहा था, उतना दिन से क्या बात बोल रहा था, अभी उतना समय से 10 मिनट से, कि मेरिट पर टिप्पणी नहीं करनी है, कि आपको यह अधिकार दिया गया, विवेकाधीन शक्ति दी गई है, तो उसको समय के साथ निर्वहन कीजिए, समय के साथ क्या कीजिए, उसको सॉर्ट आउट कीजिए उस विधेयक को। ये नहीं कर सकते, उसका मेरिट यह है, वो विधेयक आर्टिकल 200 के तहत जो भी विधेयक आएंगे उस पर विवेकाधिकार है, विवेक के साथ आपको शक्ति दी गई है, जब आपको मन करे उस तरीके से आप निर्णय लीजिए, उसके लिए विवेकाधिकार शक्ति है। नहीं चाहेगा नहीं लेगा, या क्लब से करा देगा, सरकार अपने बदलेगी, समाप्त हो जाएगा। उसके मेरिट पर टिप्पणी नहीं करना था, आपको राज्य का दायित्व बताना था, राज्यपाल का दायित्व बताना था। किस रूप से, लोकतांत्रिक रूप से, कि लोकतांत्रिक अपेक्षा क्या की जा रही है जनता के द्वारा। आप जब प्रशासन के बतौर काम कर रहे हैं तो कैसे आपका कर्तव्य है, मौलिक अधिकार की बात, अधिकारों की बात यहाँ नहीं करता न्यायालय ना, तो मामला सलट जाता अभी तक। अब एक बहुत ही लैंड स्टोन जो है मानक एक बना देता है यह आपको वर्डिक्ट, कि अब राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी नैतिक दायित्व निभाने होंगे। पर आप क्या कर दिए, एक शब्द का बस चयन नहीं किए, सारा गुड़ गोबर करके बैठे हुए हैं। अरे विवाद, अब यह विवाद क्या हो गया ना, सत्ता का अभ्यास का मैटर में चला गया। अब सत्ता किसके पास होगी, सत्ता को कौन लागू करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या राज्यपाल, या राष्ट्रपति। ये चीज समझिएगा। अब यहाँ पर अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को न्यायिक शक्ति कार्रवाई से व्यक्तिगत छूट प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल का संवैधानिक पद इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन है। ये भी ध्यान रखिए, न्यायिक छूट देता है, व्यक्तिगत छूट देता है, पर ये चीजें समझिएगा कि उसके तहत वो कानून भी पारित कर सकता है न्यायालय संवैधानिक पद में, जो क्षेत्राधिकार 361 के संदर्भ में ये बातें की है न्यायिक कार्रवाई को लेकर। पर ध्यान रखिए यहाँ क्या हो रहा है, कर्तव्य निर्वहन 200 के लिए तो राष्ट्रपति जुड़ा हुआ मामला है। तो ये सब चीजें समझिएगा। अब इसके अतिरिक्त क्या होगा, पृष्ठभूमि को समझते हैं तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करना संविधान द्वारा लचीलेपन के विरुद्ध देखने को मिलता है। यही सब शब्द प्रयोग कर देता है
कि भाई मूल धारणा क्या है, व्यक्ति विशेष को सबसे बेहतर सेवा की आपूर्ति करना। तो आप भी इसके लिए प्रतिबद्ध है, आप राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उससे कोई मैटर नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता के लिए आप सबसे बेस्ट काम को करना होगा, उसके लिए सेवाएं आपको बेस्ट देनी हो, सेवा की आपूर्ति बेस्ट करनी हो, सेवा की आपूर्ति। तो आप इस आपूर्ति में क्या करेंगे, आप अपने कार्य को और भी तीव्र लाइए, और भी व्यापक कीजिए, और भी बेहतर करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ हम भी आपके साथ लगे पड़े हैं। तो क्या होता है, दोनों अपने शक्तियों का प्रयोग अपने अपनी सीमा के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट राज्य के उन अधिकारों को भी मांग को रखवा देता, और जो सुप्रीम कोर्ट है अपने भी सीमा में उन्नयन कर लेता, और साथ ही साथ राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक कर्तव्यमूलक अनुग्रह भी कर लेता। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। अब प्रधान न्यायाधीश जो वर्तमान में है, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के 3 विकल्प है, जो पहले ही हम लोग चर्चा कर लिए, उन विकल्पों के आधार पर पीठ ने कहा कि चूंकि संविधान में राज्यपाल के अधिकारों के उपयोग के लिए कोई समय सीमा या उसके इस्तेमाल का तीसरा तरीका निर्धारित नहीं है, ऐसे में इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत इन अधिकारों के प्रयोग के लिए समय सीमा तय करना उपयुक्त नहीं होगा। बात मान लिया आप, यही बात उस दिन समझ लेते दो जो व्यक्ति दिए थे डिसीजन। पर आप यहाँ पर जो बात पहले बोले हैं ना कि हाँ इसके लिए क्या करना, कर्तव्य मूलक होना, ये बहुत उपयुक्त शब्द है। तो आपसे प्रश्न एक बनाया जा सकता है, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति कर्तव्य मूलक हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? जनता का मूल मांग वही है, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सबसे मूल मांग तो वही है भाई। सभी व्यक्ति को समाज, जब आप मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य का डिफाइन करते हो, अलग अलग करते हो, देश के नागरिकों से कर्तव्य का अपेक्षा करते हो, तो आप प्रशासन में हो, आप हालांकि अस्थायी प्रशासन की मांग यहाँ पर समझते हैं। 2 प्रकार का प्रशासन होता है ना, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है ना, कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी में राष्ट्रपति से लेकर पीएम तक सभी लोग, जितने मंत्री परिषद है सब आ जाते हैं, वो केंद्र में हो या राज्य में। अस्थायी में आईएएस अधिकारी से लेकर जितने नीचे वर्ग के संगठित क्षेत्र के हैं वो आ जाते हैं। तो अस्थायी समकामना करते हैं उसके कर्तव्य के लिए, उस प्रशासन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो आपसे क्यों नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि मूल मकसद इसका है जनता को है ना समृद्ध करना, जनता को बेहतर शासन देना, जनता को बेहतर सेवा की आपूर्ति करवाना। तो आपसे भी अनुग्रह किया जा सकता है, बस यही मामला समझिएगा। तो आपको प्रश्न पूछेगा, इसका उत्तर उसी संदर्भ में दीजिएगा, नहीं तो किताबी ज्ञान दीजिएगा, समस्या हो जाएगा कि ये अधिकार है वो अधिकार है। अधिकारों में मत फंसना, उसके मूल संदर्भ को समझना। देखिए न्यायालय ने यही बात बोला, और मैंने जो पिछला लेक्चर लिया था इस पर डीएनए में, जिसमें विवाद आया था, उसमें जाकर देखिएगा, मैं वही कर्तव्य की बात करता हुआ दिख रहा हूँगा। तो ये चीज समझिएगा। चलिए अब है कि देश भर में राज्यों के पर व्यापक असर डालने वाला 8 अप्रैल 2025 को 2 जजों के ने फैसला दिया था, और इस आर्टिकल के संदर्भ में 142 के संदर्भ में जो प्रयोग किया था अपने सर्वाधिक उपयोग न्याय को स्थापित करने के लिए, उसका प्रयोग कर दिया था। तो उसने क्या किया, उस फैसले के एवज में द्रौपदी माननीय राष्ट्रपति के द्वारा 143(1) का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस भेजकर 14 कानूनी सवाल पर राय मांगे। अब न्यायालय पर ही पेच फंस गया, बोलता है कि चलो हम 14 सवालों का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर जो अभी प्रधान न्यायाधीश BY गवई थे, सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, PS जो हमारे न्यायाधीश जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस SS चंद्रकर, ये सब मिलकर जो 111 पृष्ठों का 14 में से 11 सवालों का जवाब दिया। अभी जो वर्तमान में जो निर्णय आया है, तो 14 में से 11 सवालों के दिए, उसमें बातें की गई। और तमिलनाडु जो के फैसले के मामले में जो जजों ने अपना 142 का प्रयोग करके जो असीमित शक्तियों का दर्शाया था प्रयोग को, उसको थोड़ा सा क्या किया गया, चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट पर लाकर स्थिर करने का प्रयास किया गया। वर्तमान जो जज से 5 जजों का जो बेंच बना था उनके द्वारा फैसले को चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन सवाल पूछे गए थे उस फैसले के इर्द गिर्द यही था। फैसले को देखिए कितना प्रशासन के लोग कितना बेहतर काम करते हैं, उस फैसले पर गए ही नहीं कि तुम क्या फैसला दिए हो, बस तुमको कुछ 14 सवाल हम पूछ रहे हैं, उन 14 सवालों का उत्तर मुझको दे दो, और 143(1) के संदर्भ में देना। ये भी नहीं कि तुमसे हम राय मांग रहे दूसरे तरीके से। तो 143 में क्या करता है ना, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य से जुड़े किसी भी प्रश्न में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मानने का अधिकार है। अब राष्ट्रपति संदर्भ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तौर पर इसको हम जानते हैं, अब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है, राय देने के इनकार भी कर सकता है। पर यह मामला ऐसा था ना कि इनकार भी नहीं कर पा रहा था। चाहता तो सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में राय नहीं देता, पर बात था टसन का ना, सत्ता का अधिकार कौन करेगा, सत्ता का अधिकार।
जो पहले से ही चला जा रहा है वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है। कभी मैं वक्त मिलेगा तो सत्ता का अधिकार कौन करता है, कार्यपालिका, विधायिका, प्रशासन, जो हमारा न्यायपालिका कौन करती है, उसमें हम आपको समझा देंगे क्यों टसन होता है, क्यों मूल ढांचा का सिद्धांत आया, क्यों आर्टिकल 21 की इतनी चर्चा हो रही है, ये सब चीजें हम समझेंगे। न्यायिक जो जुडिशरी कानून आया था बदलने, क्यों एक रात में बदल दिया गया सारी चीजों को एक ही रेफर में, वन जज, सेकंड जज, थर्ड जज, फोर्थ जज बेंच कैसे अपने आप को प्रभावित कर लिया, अपनी नियुक्ति, अपना ही नियुक्ति अपने ही लोगों के बेंचों के द्वारा करा रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये सारा सत्ता का अभ्यास है। कौन किसके हाथ में वो सत्ता रहेगा, देश का कंट्रोल कैसे होगा, ये इसी 3 शब्दों के आधार पर तय होता है। तो यही मामले में न्यायालय को ऐसा हो गया कि अब भाई राय नहीं देंगे तो फिर तो ये मामला हमारे हाथ से निकल जाए, तो क्या करना है, राय दो तुम, और राय ऐसा दो कि मामला सुलटे, नहीं तो फिर है इसकी तीर है ना दूर तलक जाएगी, इसका दर्द दूर तक होगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात हुई। इसमें क्या कि कानूनी या तथ्यागत प्रश्न पूछे जाते हैं, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं और सलाहकारी क्षेत्राधिकार के प्रश्न होते हैं आर्टिकल 1431 के तहत, जो राष्ट्रपति राय मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से। इन मामलों में वो राय देता है। उदाहरण के रूप में जैसे राम जन्मभूमि मंदिर, बाबरी मस्जिद मामला था, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से पूछा क्या विवादित स्थान जो है व्यवस्था पर मंदिर था, सर्वोच्च न्यायालय इस पर राय देने से इंकार कर दिया। ऐसे मामलों में इंकार कर देगा, नहीं हमको पता है, क्योंकि मेरे यहाँ केस चल रहा, हमको खुद नहीं पता है भाई, हम तो क्यों हम कोर्ट लोगों से मांगते, क्या मांगते, रेफरेंस मांगते। तो ऐसे मामलों में जब मांगा तो राय देने से मना कर दिया, पर यहाँ राय देना अनिवार्य था क्योंकि सत्ता का अभ्यास यहाँ कायम हो रहा था। इन सब सारी चीजों को देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति पूछा था कि संविधान अनुच्छेद 200 और 201 में विधेयकों पर निर्णय लेने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपतियों के लिए समय सीमा तय नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय कर सकता है? सिंपल सा सवाल पूछ दिया भाई, तुम बताओ हमको तय करा सकोगे? तुमको ये अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया? तो तुमको ही नहीं दिया गया, तो इसका मतलब मूल ढांचा के सिद्धांत में और आर्टिकल 21 के संदर्भ में या आर्टिकल 142 के संदर्भ में हम बात करें, क्या तुम इस सीमा का उल्लंघन कर जाओगे? तुम्हारी भी यथाशक्ति, तुम्हारी भी एक कोई सीमा होगी ना, तुम उस सीमा को बताओ। तो भाई तुम इस सीमा का असीमित व्यापक क्षेत्र तो बना नहीं सकते हो ना, तुम पर भी कंट्रोल किसी न किसी तरीके से रखा गया है, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। तो अब यह जवाब देने में उसको बन नहीं रहा था ये बातें। अब ध्यान रखिए, संविधान पीठ ने जस्टिस JB पाटीवाला की अध्यक्षता वाली 2 जजों की पीठ द्वारा विधेयकों की मंजूरी के राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 3 महीने का समय सीमा तय करने और विधेयक के मान स्वीकृति जाने का गलत माना। इसके बाद 3 सीमा के अंदर बोला था निपटारा कर दो। भाई कैसे होगा 3 महीना? कुछ ऐसे टेक्निकल चीजों में सारी एजेंसियों से बात करनी होगी, जो प्रतिपक्ष होगा, जो भी चीजें होंगी उससे सारे फाइलिंग करना होगा ना। आप बैठ के AC रूम में बैठ के केवल यह निर्णय नहीं दे सकते, देश में धरातल पर क्या समस्या है आप कभी देश में घूम के देखिए चीजों को लेकर। जब आप कन्वे लेके चलते हैं तो क्या होता है, पूरा रोड खाली हो जाता है। आप कन्वे लेते तो पुलिस प्रशासन आम जनता से पैसा वसूली उगाही करने लेते। आप पहले ये देखिए, चेक किए हैं जितने भी पुलिस ट्रैफिक जाके आपके ट्रैफिक चौराहे पर पैसा वसूल रहे हैं, फाइन लगा रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? एक बार जाके उनसे, पुलिस से पूछिएगा तो आंकड़े सब समझा देंगे क्यों किया जाता है। जज किसी रास्ते से गुजरता है, भीड़ देखता है तो उसको नोटिस जारी कर देता है पुलिस प्रशासन को, तुम कवरेज करो। आपको तो ये लग रहा है जनता से जाकर कभी जुड़ के काम किए हैं? आपको तो माई लोड नहीं कहा जाएगा तो आपके गले में फांस लग जाएगा कि हमको माई लोड नहीं किया गया। कि आप संवैधानिक पद पर काम कर रहे हो, क्या आपको लगता है माई लोड बोलने जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? जाके आप इधर कुछ चीजें बदले हैं ना। नहीं तो पहले क्या था आपको सब पता है। न्यायालय के पास अगर कोई व्यक्ति अगर पुलिस के जो कैंपस है वहां पहुंच जाए, न्यायालय के कैंपस में पहुंच जाए, तो वो बोलता है दुनिया का सबसे बड़ा पाप हमसे हो गया। ऐसा धारणा क्यों बनी है? पहले सोचे इस चीज को लेकर। तो कारण यही समझिएगा, मूल मकसद यही समझिएगा, जब आप चीजें एक तरफा देना शुरू कर दीजिएगा ना, वो किसी भी मामले में, राष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में एक तरफा निर्णय दे दीजिएगा, हर पक्ष को समझने का प्रयास किए बिना, तो चीजें बिगड़ जाएंगे। और यह अधिकारों का तय करना आपको। अब पीठ ने क्या, अदालत की ओर से निर्धारित समय सीमा खत्म होने पर विधेयक को राज्यपाल या तो न्यायिक घोषणा के जरिए न्यायपालिका राष्ट्रपति की ओर से स्वीकृति मान लेना होगा, द्वारा कार्यपालिका के कार्यों कब्जा उन्हें बदलना होगा। ये सब बातें करता चलिए, ये सब चीजें अलग अलग चीजें हैं जहां पर हम समझेंगे। तो स्वीकृति नहीं, संविधान में स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति नहीं है कि पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 142 का उपयोग संविधान में स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं किया जा सकता। अब ध्यान रखिएगा, ये बात बोल देता, अब यह एक रास्ता खोल देता अपना कि हम यह मानते हैं कि यह चीजें बदली जा सकती है, आपको समय सीमा नहीं दिया जा सकता।
पर आर्टिकल 142 बोलता है कि किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने के लिए हम पहले से धारणा नहीं बना लेंगे कि हम असीमित प्रयोग करें। मेरा मूल मकसद था कि जो तमिलनाडु ने जो मामला लेकर आया, हमें लग रहा था कि इसका प्रयोग इस रूप से होना चाहिए, किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति राज्यपाल एक निर्धारित समय सीमा तय कर ले। तो ठीक है, निर्धारित समय सीमा शब्द प्रयोग करते 3 महीना जो लिख दिया आपने, यही सबसे बड़ा सवाल हो गया कि आप कैसे तय कीजिएगा हम 3 महीना के अंदर काम करें। तो ये बोला कि अब नहीं, अब है कि हम उस संदर्भ में नहीं समझना है जिस संदर्भ में आप समझ रहे, हम एक सीमा तय करने की बात करें ताकि कर्तव्य मूलक काम हो सके। तो ये थोड़ा दरवाजा भी अपना खोल लिए लगे हाथ, तो राज्यपाल अब राष्ट्रपति इस संदर्भ में चीजें कर्तव्य मूलक के तौर काम करता हुआ दिखेंगे। अब अनुच्छेद 200 समझिएगा, 200 क्या बोलता है, किसी भी राज्य के विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के लिए कंडीशन बताता है किस तरीके से वो विधेयक। 201 कहता है राष्ट्रपति क्या करेगा। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, इस पर बहुत बार चर्चा भी हो चुकी है, तो ये सब चीजें समझना है। अब देखिए, हर विधेयक पर राष्ट्रपति की राय लेने की जरूरत नहीं है। साथ में न्यायालय ये भी बोल दिया है अब कि देखिए ठीक है, राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर है, तो क्या हर मामले में आपको राय लेना है? तो ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 201 का प्रयोग करते समय आपको राज्यपाल को भी एक सीमा तय करनी होगी, भाई किन मामलों में हम क्या करेंगे, मामला लेंगे, राय लेंगे राष्ट्रपति से। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को लेकर। जब जो समय सीमा आपको तय कर दिया गया था, ये सब मामले जो बताया गया, तो यहाँ पर लेने के लिए जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने संवैधानिक अधिकारों का सर्वोत्तम प्रयोग करना है कि आपको ही लग जाएगा कि हाँ ये मामले राज्य के अधिकार सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उस चीज़ को पुनः विचार के लिए भेजिए। और देखिए, हमारा यहाँ लोकतांत्रिक स्वरूप में इतना बेस्ट एग्जाम्पल है ना कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर क्या करते हैं, एक बार पूर्ण विचार का धारणा बना लेते हैं ना, तो जो मंत्री परिषद होता है ना, जो लेकर आता विधेयक, उसको वो क्या करता है, या तो बदल देता है या तो नया लाता है। उसी विधेयक को बहुत कम रेयर चांसेज है फिर से राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ राजनीति इतना सशक्त है, राजनीतिक विचारधारा। हम जब भी काम करेंगे, अगर राज्यपाल राष्ट्रपति किसी मामले को लेकर, किसी विधेयक को लेकर पूर्ण विचार का कॉन्सेप्ट दे दिया तो यह धारणा समान था। तो प्रयोग में हम करते हैं, इस चीज को समझिएगा, प्रयोग में हम कर सकते हैं। और साथ में यह भी समझना होगा मंत्री परिषद को कि अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रयोग आप किस सीमा तक करेंगे। ठीक है, इन सब सारी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से कुछ प्रश्न बनेंगे, आप लोगों को उसका उत्तर देना। जैसे राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय का राय कैसा होता है, ऑप्शन दिए गए हैं, उसका ऑप्शन आपको उत्तर बताना है। कैसी होती, पूर्णतः बाध्यकारी होती, केवल केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होती, बाध्यकारी नहीं केवल सलाहकारी होती, संसद की स्वीकृति के बाद बाध्यकारी होती है। ऑप्शन बनाए गए, आप ऑप्शन के अनुसार उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, राज्य के पुनर्गठन से। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए, आप इसको थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मेंस के भी एक प्रश्न इसमें है, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा। अब है, ध्यान रखिएगा क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्ति नहीं है। यह भी आप कोई प्रश्न नहीं के संदर्भ में पूछ सकता, तो दिए गए ऑप्शन से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। विधेयक को सीमित देना, विधेयक को सहमति रोकना, विधेयक को संशोधन करना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु क्या करना है, आरक्षित करना है। तो ये देख के ऑप्शन आप उत्तर बना सकते हैं। क्लियर है। अब है कि एक मेंस का क्वेश्चन ले लीजिए इस टॉपिक से। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से संबंधित हालिया घटनाक्रम क्या है, क्यों यह विवाद का कारण बना हुआ है, जहां सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने दायित्व के प्रति जवाबदेही है। क्यों यह विवाद का कारण बना हुआ है, जहां सभी संस्थाएं अपने जो दायित्व के प्रति जवाबदेही तय करती है, जवाबदेह हैं। इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, 250 शब्दों में उत्तर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा, जो हम लोग पीडीएफ दे रहे हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का टॉपिक, उसके बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन का मॉडल आंसर। तो मेरा जो मॉडल आंसर होगा आपकी सीमा से ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको अतिरिक्त जानकारी मिल सके। तो उससे अपना 250 शब्दों में उत्तर भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिप्स नोट्स बना सकते हैं। प्रयास बस कीजिए और इसका उत्तर आप लिख कर हमें भेजिएगा, अपना जो पेड ग्रुप है वहाँ भेजिएगा, चीज़ें और भी हम लोग बेहतर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, यह भी टॉपिक ध्यान रखना है कि यूनिसेफ ने अभी एक सेकेंड, चलिए ठीक हो गया। चलिए, मामला क्या है कि यूनिसेफ ने अभी हाल ही में
बहुआयामी गरीबी को लेकर भारत एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम क्या है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रंस 2025 एंगल चाइल्ड्स प्रॉपर्टी अवर शेयर्ड, जो इम्परेटिव है। बाल दिवस जो हमारा मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को, उस अवसर पर जारी करता है। और उसमें भारत में बहुआयामी गरीबी को लेकर कुछ चर्चाएं करता है। बोलता है कि 2030 का जो बहुआयामी गरीबी आधा करने में अपना सतत विकास लक्ष्य जो हम लोग बना रखे 1.2, उसके तहत समय सीमा से पहले हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको रिपोर्ट आता है जो उसमें यूनिसेफ ये बात बोलता है, सरकार जो वर्तमान सरकार भारत की है वो गरीबी उन्नयन को लेकर बहुत काम कर रही है, बाल उन्नयन को लेकर बहुत काम कर रही है, बाल विकास को लेकर, बाल अधिकारों को लेकर। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, चर्चा का विषय हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछिएगा तो उसका उत्तर उसी रूप से देने का प्रयास कीजिएगा। तो जो हमारा बहुआयामी गरीबी को लेकर एसडीजी गोल है 1.2, उसके तहत तो सबसे पहले एसडीजी गोल क्या होता है, कब लाया गया, इसके कितने लक्ष्य हैं, उप लक्ष्य कितने हैं, भारत कितना इस पर प्राप्त कर रखा है, उस पर आपको एक अलग टॉपिक है, हम उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको इस टॉपिक के साथ जाना है कि यूनिसेफ बोलता क्या है, यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ देखिए ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के तौर पर है। पहले इसको है ना नाम कुछ और था जिसमें आपातकालीन, अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्द जोड़े जाते थे, जो 1953 में उसको हटाकर अभी वर्तमान में यूनिसेफ के तौर पर हम इसको जानते हैं। क्लियर है। एक एजेंसी है किसकी, संयुक्त राष्ट्र की, और 11 दिसंबर 1946 को इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो युद्ध के बाद बच्चे और महिलाएं का जो उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था उसके संदर्भ में गठित की गई थी। और यह कौन किया था, याद रखिए पोलैंड के चिकित्सक थे लुडवुक ध्यान रखिएगा रॉसमन, उनके द्वारा यह यूनिसेफ का कॉन्सेप्ट दिया गया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के मुख्य एजेंसी के तौर पर यह काम करने लगा, जो वर्तमान में भी काम कर रहा है और बेहतर काम कर रहा है। बहुत सी कमियां होती है हर संस्थाओं में, पर फिलहाल आपको दिख रहा है कि काम बेहतर कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। रिपोर्ट में बोला गया देश की आधी बाल जनसंख्या कम से कम एक आवश्यक सेवाएं तक पहुंच नहीं है। यह बातें बोलता है, कम से कम एक पर अधिक जगह पहुंच है, तो उसको भी सुधार करने की जरूरत है। 2030 तक सरकार उसको प्राप्त कर लेगी। तो भारत में लगभग 20.6 करोड़ बच्चे जो हैं, कुल बाल जनसंख्या जो 46 करोड़ का लगभग आधा हिस्सा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छ जल, स्वच्छता जैसे 6 प्रमुख सेवाओं में से कम एक सेवा से वंचित है। तो 5 तक तो हम पहुंच बना लिए हैं ना, जो पहले नहीं हुआ करता था, 5 तक बना लिए। कम से कम इन जो आप देख रहे हैं इन सेवाओं में एक में नहीं पहुंच है, तो वो सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, काम करे। 46 करोड़ जो बच्चे हैं उसका जल्दी उन्नयन हो पाएगा। तो ये लक्ष्य भारत जल्दी प्राप्त करे, कहने का अर्थ यह है। आप इसको है ना, इस शब्द को नेगेटिव रूप से नहीं देखिए। 5 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो 5 सुविधाएं दी गई है तो हम इसमें से 4 में पहुंच गया है, पर एक में भी नहीं पहुंचे। तो उसको एक को कितना जल्दी प्राप्त करेंगे, तो हमारा एसडीजी गोल जो 30 है उससे पहले प्राप्त करेंगे। ये संदर्भ समझिएगा। अब है कि 6.2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक आवश्यक सेवाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते वे लगातार बहुआयामी वंचन का सामना करें। हम 6.2 करोड़ ऐसे बच्चे, इन 5 में से कम 2 तक पहुंच बेहतर नहीं कर पाए। तो सरकार उसके लिए काम कर रही है, उसके लिए आंकड़े आते हैं, उसके लिए बेहतर कार्य हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार प्रशासनिक अधिकरण काम नहीं कर रहा है। बशर्ते आपको यह समझना होगा ना, ये सब चीज़ों के लिए हमें समय की आवश्यकता है। जिन स्थितियों में हम काम कर रहे हैं, जिन स्थितियों में हमारा बजटीय आवंटन हो रहा है, उसमें बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। और सरकार इसके लिए क्या है, चिंतित भी है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि एकदम रिपोर्ट आ गया तो एकदम पहाड़ ही टूट गया। बहुत जगह हम लोग बेहतर रिपोर्ट, बहुत से ऐसे विकसित देशों से हम आगे निकल गए इन सब चीज़ों को लेकर, ये ध्यान रखिएगा। सार्वभौमिक, हम इंद्रधनुष कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। टीकाकरण, बहुत से देशों में बच्चों को टीका भी नहीं दिया जाता, प्राइवेट टीकाकरण चल रहा है। विकसित देशों की मैं बात कर रहा हूँ। तो भारत एक कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लेकर आया। बहुत से जो दक्षिण साउथ के देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश है, वो क्या कर रहे हैं, भारत के इस टीकाकरण अभियान का रोल मॉडल मानकर अपने यहाँ उपयोग कर रहे हैं। बहुत के साथ भारत के साथ एग्रीमेंट भी किए। तो भारत रोड मॉडल के तौर पर भी तो काम कर रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। अब प्रति उल्लेखनीय पर अब भी असमान है। जैसे यूनिसेफ ने बताया, देश में आधे से अधिक बच्चों के अब भी कई बुनियादी सेवाओं तक पहुंच मिल रही है, परंतु इन सेवाओं की उपलब्धता सभी क्षेत्रों और समुदायों में समान नहीं है। तो ये लगातार चल रहा है। ऐसा इस संदर्भ में नहीं समझना है कि सरकार क्या कर रही है, पहुंच नहीं बनाना चाहती, बनाना चाह रही है, कार्य भी हो रहे हैं, पर समय जरूर लग रहा है इसके लिए। तो उसके लिए हम कम कर सकते हैं, प्रबंधन बेहतर करवा सकते हैं। क्या कमी रह गई उसके लिए हम एक केस स्टडी करवा सकते हैं, उसके आधार पर हम उन योजनाओं को लागू करवा सकते हैं। सारी चीज़ें याद रखनी। क्लियर है।
उसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति मजबूत हुई है, संकेत देता है 2030 के समय सीमा से पहले एसडीजी लक्ष्य प्राप्त होंगे 1.24 वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से प्राप्त होता हुआ दिखेगा तो भारत के लिए एक बेहतर रिजल्ट है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भारत क्या कर रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए, बाल संरक्षण के लिए, तो ये सब चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। देखिए भारत प्रमुख योजनाओं को लागू किया जिसका श्रेय आप दे सकते हैं, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम किसान, मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, ये सब योजनाएं हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट दिए हैं बच्चों को। अब ये चीज़ क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसको नेगेटिव वे से नहीं सोचना। आप प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं ना, नेगेटिव करना किनका अधिकार, ज़्यादा ज़्यादा बुद्धिजीवी लोगों का, सरकार का आलोचना करना बहुत जरूरी है, पर इतना भी आलोचना नहीं कर दो कि कुछ योजनाएं अगर यूनिसेफ या इस प्रकार की एजेंसियां उसका बड़ाई कर रहा है तो भी आप उसमें गड्ढा खोदना शुरू कर दो। उसके लिए क्या करो, कुछ ऐसी गलतियां निकालो। सरकार आप अपने घर को तो संभाल ही नहीं पाते, पांच लोगों का घर है तो आप अपने 5 लोगों एक साथ संगठित नहीं कर सकते, तो देश में इतनी विविधता वाले देश में आप कैसे संगठित करेंगे। तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, काम कर रही है, इसके लिए बेहतर सेवाओं को उपलब्ध कराए, बस इतना जानिएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो MPI है 13-14 से 22-23 के बीच लगभग 24.8 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, ये आंकड़े बताते। नीति आयोग भी इसके लिए डाटा दिया था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी दर 29.2 से गिरकर कितना हो गया, 11.3% हो गया। तो बहुत बेहतर डाटा उभरा है। लोग बाहर में, लोगों की श्रम शक्ति बढ़ी है, ग्रामीण लोगों का श्रम शक्ति भी बढ़ा है, आंकड़े आए थे कुछ दिन पहले, तो ये सब याद रखना है। साथ ही तेज गिरावट भारत की सामाजिक क्षेत्र में किए गए गहन निवेश और नीति सुधारों का परिणाम मानी जा सकती है, यूनिसेफ भी बोल रहा है। इस चीज़ को समझिएगा, ये ऐसे ही अचानक नहीं हो गया। हमने नीति कानून ऐसे बनवाए जिसके आधार पर सामाजिक उन्नयन हो सका, सामाजिक आर्थिक उन्नयन हो सका, तो जिसके आधार पर चीज़ें बदलती हुई दिखेंगे, रिपोर्ट अच्छे आ रहे, तो आने में बच्चों में निवेश, सर्वश्रेष्ठ निवेश यूनिसेफ बोलता है, तो भारत इसी दिशा में। अगर आपको इससे प्रश्न बना सकता है, बच्चों में निवेश, सर्वश्रेष्ठ निवेश, ऐसे में निबंध में ये कोटेशन यूज कर देगा क्योंकि यूनिसेफ ने इसके लिए यूज किया है। तो आपको ध्यान रखना है, इस कोटेशन को भी कुछ तैयार करके रखना है मटेरियल। बच्चों में निवेश हम किस रूप से निवेश करेंगे कि वो सर्वश्रेष्ठ निवेश बनकर उभरेगा, राज्य के तौर पर, देश के तौर पर, परिवार के तौर पर, ये सब चीज़ें याद रखिए, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी के संदर्भ में याद क्या रखना है कि आप लोग के लिए देखिए बैच लॉन्च हो चुका है 71 BPSC के लिए 2.0 सृजन, तो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसमें आप भाग ले सकते हैं। जो बैच 1 चल रहा है उनके लिए जो पहले से निर्धारित है, आपको आज दे दिया जाएगा सारा शेड्यूल, या 24 तारीख से दोनों को मर्ज करके चलाया जाएगा। हालांकि ध्यान रखिएगा कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, और जो बैच 2 होगा अब वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश के साथ भी आएगा, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसमें इनरोल हो सकते हैं। और हम लोग इसमें टोटल 63 टेस्ट रखते हैं, जिसमें डेली टेस्ट यानी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम 48 होगा, जिसमें एक शॉर्ट एक लॉन्ग होता है, कुछ प्रश्न होते हैं। सेक्शनल टेस्ट 9 है और फुल टेस्ट 6 है। इसके लिए शेड्यूल आपको आज शाम तक, रात तक आपको दे दिया जाएगा आपके सारे ग्रुप में। और ऑफर बहुत बेहतर रखा जाता है, बहुत कम प्राइस में हम चीज़ों को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। हमारे जो कंटेंट होंगे वो सबसे इनरिच होंगे। इसके साथ नोट्स, आपको क्रिप्स नोट्स दिया जाएगा, जो भी टॉपिक है उसका क्रिप्स नोट्स दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, नोट्स दिया जाएगा। और वो क्रिप्स नोट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो भी बच्चों का रिजल्ट हुआ है 71 प्रीलिम्स में, वो इसका परिणाम सीधा तौर पर जानते हैं। वैसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन है जो उनको खुद उम्मीद नहीं था सर मेरा सिलेक्शन इतना जल्दी हो जाएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, हम लोग जो दे रहे हैं, और हमारे बेहतर प्रबंधन, बेहतर आउटपुट को आप समझ सकते हैं। जाके अभी इंटरव्यू में सेशन चल रहा है, उसका जाके देखिए, कुछ फीडबैक आप देखिए, लगातार फीडबैक बेहतर आ रहे हैं। और आप जब तक चीज़ों को नहीं तुलना कीजिए, नए हम लोग हैं, मानते हैं, पर जोश ऐसा है कि हम बेहतर कर सकते हैं। हमने कुछ लिस्ट बनाया है, जो इंटरव्यू के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे ऐसे टॉप रैंक में भी आएंगे, टॉप 10 में भी, उसका लिस्ट बन चुका है। बस जिस दिन आएंगे उस दिन मैं डेट के साथ उसको रिलीज करूंगा, क्योंकि टीम में मैंने शेयर कर रखा है उस डेट को। उस डेट में आपको स्क्रीनशॉट में भेजूंगा। मैं कोई भी बात बोलता हूँ ऐसे नहीं बोलता हूँ, सारे आंकड़े तथ्य के आधार पर ही बातें बोलता हूँ। अगर उस लिस्ट में ये कुछ बच्चों का चयन किया हो तो उनका रिजल्ट हो रहा है, बशर्ते क्या है ना कि कितने अंक से, कितने नंबर से, किस पोस्ट पर होगा वो देखना है। तो मेरा जो गेस किया वो सही होगा, वो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। तो उस दिन मेरी पूरी काबिलियत, हमारी टीम की काबिलियत को आपको समझ पाएगा कि हाँ जो हम लोग कर रहे हैं कि क्यों ऐसे कर पा रहे, क्यों ऐसे बोल पा रहे, रीजन उसके पीछे डाटा एनालिसिस हम लोग बेहतर करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं केवल मटेरियल दे दे रहे, मेरे नोट दे दे रहे। मैंने 88 का कटअप लाया था, मेरे अपने ग्रुप में है, मैं कभी
मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 6:02 में मैंने गेस कर दिया था कि 88 नंबर, और आपको पोस्टर है ना 6 बजे शायद बीपीएससी का आया था कि रिजल्ट हम पब्लिश कर रहे हैं, और 6:01 में मैं पब्लिश कर दिया अपने ग्रुप में कि 88 नंबर इस बार कट ऑफ 71 का जा रहा है। तो मुझे ही डांटना शुरू कर दिए सारे लोग, मेरे टीम के मेंबर, सर आप कैसे बोल रहे हैं इस बार कट ऑफ तो कम जाएगा, बहुत से संस्थान बोल रहे 84, तो बोल दिए 84। केवल बातों से थोड़ी होता, डाटा एनालिसिस कीजिएगा तब ना। और देखिए 88 ही आया, और उसके आधा घंटे के बाद न्यूज़ चलना शुरू हो गया 88। अब मैंने उसमें सोर्स कहीं नहीं पता किया था क्योंकि उस समय सारे के मोबाइल ऑफ रहते हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसे ही हम लोग डाटा एनालिसिस के आधार पर चीज़ें एक्यूरेट बता पाते हैं। तो आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा, चीज़ों को इस तरीके से काम आप बेहतर कीजिएगा, बेहतर डाटा एनालिसिस के साथ, तो आपका परिणाम बेहतर आएगा। इसी तरह इंटरव्यू प्रोग्राम भी चल रहा है, आप इसमें भाग ले सकते हैं जिनका इंटरव्यू होने वाला उम्मीद है। और इसके लिए मैं सबके कॉपी लगभग 700 कॉपियों मैंने चेक किया है। ध्यान रखिएगा, जो कॉपी आप लोग अपलोड हुआ, जो आप लोगों ने मुझे भेजा है, लगभग 700 कॉपी मेरे पास आई थी। 700 कॉपियों का डाटा एनालिसिस यही है कि जिनका लिस्ट बनाया उनका रिजल्ट हो रहा है। क्योंकि कॉपियां देखने के बाद है ना समझ में आ जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा, और वो बच्चे भेजे हैं ना जो मुझसे 2 साल से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जो नए प्लेटफॉर्म से आकर जुड़ के हमें कॉपियाँ भेजे हैं, पर उनमें भी कुछ कॉपियाँ बहुत अच्छी है। पर 200 जो बाकी जो बच्चे रह गए ना, वो सारे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, जिनको मैं पर्सनली जान रहा हूँ। तो सोच कि उतने कॉपियों का डाटा अगर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक्यूरेट डाटा बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो सही होता रहेगा, हवाबाजियों में नहीं। अब ऐसे में किसी बच्चे को दे दिया गया 193 दे दिया गया, सोच के देखिए किसी और संस्थान के द्वारा पॉसिबल है। और हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है, जो मानक बना रखा है इस बार बीपीएससी, क्या लगता है 193 उस बच्चे को आएगा? और बाकी जीएस में उसका सतही नॉलेज लिखा हुआ है, यानी है सिलेक्शन उनका हो रहा है, पर इस तरीके नंबर नहीं आते हैं। हवा में किसी को खुश कर देना, किसी बच्चे को खुश करके नंबर दे देना, ये सब नहीं आता है। आप डाटा फैक्ट के आधार पर कितना मानक के साथ औसत कितना बना के दे रहा है बीपीएससी इस बार, इस तरीके से आकलन करके सही बच्चे को बताइए, तो बच्चा है ना अपने समय के साथ बेहतर तैयारी कर लेगा। वो भटकाव उसमें कम होगा, उसमें वो भ्रम पैदा नहीं होगा जिसमें वो खाली पुलाव बनाने लगेगा। तो बच्चे ने जिसको मैंने 193 की जगह मैंने उसको 156 बोला, इतना के आसपास आपका अंक आने की उम्मीद है, न्यूनतम अंक। उसमें हो सकता है 15-20 नंबर और ऐड कर दीजिए तो आपका अधिकतम अंक होगा। ऐसा नहीं कि आपको 193 मिल जाएगा। तो उस बच्चे का कॉल आ गया मुझे बोले सर ऐसा तो हम अपेक्षा भी नहीं किए थे, मुझे तो ऐसा मिला दूसरे संस्थान से। तो बोले दूसरे संस्थान पर रहना या मेरे संस्थान पर, आपको तय कराएगा बीपीएससी का रिजल्ट। कुछ ही दिन में रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। जब फाइनल लिस्ट आएगा तो उस दिन सब पता चल जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहा था। हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं कि कौन आंकड़ों के साथ बात करता है। तो ये सब चीज़ें आएंगी जाएंगी, बस शर्ते ध्यान रखना आप का एनालिसिस तभी बेहतर हो पाएगा जब आप वास्तविकता के साथ चलिएगा। आप उन गलतियों को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना सीख जाइएगा जो आपने गलती की है एग्जाम के दौरान। अगर उसको सुधार कर लेते आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, पर सुधार भी तो नहीं करते हैं ना। किन्हीं को मैं कुछ बोल दूंगा तो भागना शुरू कर देते हैं कि डांट दिए मास्टर हमको। अब मैं डांटता भी हूँ, ग्रुप में इधर उधर बातें होती, मैं सीधा एक्शन में आ जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें जब तक आप चीज़ें नहीं समझिएगा, सिलेक्शन में बहुत दिक्कत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते। देखिए हाल ही में इजराइल के साथ आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस किया गया, TOR किया गया, और औपचारिक व्यापार वार्ताओं की शुरुआत हो गई है। हालांकि 2022 से ये बातें चल रही हैं कि हम इजराइल के साथ समझौते करेंगे, FTA करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अर्थ सीधा सा समझिए 2 या 2 से अधिक देश एक साथ मिलकर अपने व्यापार नीतियों को क्या करते हैं, उदार करते हैं। आने और जाने का एक मान लीजिए सीमा है, इस सीमा के पास इस देश का A देश का क्या वस्तु जाएगा किस मूल्य से, और B वस्तु का A देश के तरफ किस मूल्य से जाएगा, किस स्तर पर जाएगा, न्यूनतम जाएगा, कुछ मानक तय किया जाएगा, 5%, 10% सीमा शुल्क लिया जाएगा। सीमा शुल्क में कमी की जाती है, ध्यान रखिएगा। सीमा शुल्क में तो सीमा शुल्क या तो न्यून कर दिया जाता है या न्यूनतम किया जाता है, 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर इसका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक रूप से हमारे आपसी व्यापार बेहतर होंगे तो हमारे राजनीतिक संबंध भी बेहतर रहेंगे। कुल मतलब यही समझिएगा। तो पहली नींव होती है 2 देशों के बीच संबंधों को और बेहतर करने के लिए FTA जैसे धारणा, नवीन धारणा आई है। अब ध्यान रखिए, हालांकि भारत और इजराइल का संबंध हमारा कब से है, 62 से भी पहले का है।
ठीक है ना। 62 में जब हमारे साथ चीन के साथ युद्ध हो रहा था तो उस समय इजराइल ने हमें सपोर्ट किया था। पाकिस्तान में 65 के साथ युद्ध हुआ तो कुछ गोला बारूद हमारे पास इजराइल ने भेजा। या हम बात कर ले, इसके आगे भी बात कर ले, जब हम परमाणु परीक्षण कर रहे थे सभी देशों ने हमें क्रिटिसाइज किया, पर इजराइल ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, सपोर्ट में ही बातें किया। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल हमारे साथ राजनीतिक तौर पर बेहतर रूप से पहले से, पर आर्थिक टर्मोलॉजी के स्तर पर कहीं पिछड़ रहा था। तो इसके लिए लगातार 2022 से चर्चाएं हो रही हैं। तो इस दौरान वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गए हुए नील बरकत जो है इजराइल के हस्ताक्षर किए टर्म ऑफ रेफरेंस में, जहां पे एफटीए के वस्तु और सेवाओं को दोनों क्षेत्र में शामिल करने की बातें हो रही। अब हम आगे बात करेंगे। अब देखिए 6 अरब का कारोबार, डॉलर का कारोबार दोनों देश आपस में करता है। 1 सेकेंड। तो उसको और भी बेहतर कर सकता है। दोनों के बीच 6 अरब का 33.7 करोड़ डॉलर का एफडीआई मिला भारत को इजराइल से अप्रैल 2020 से 25 के बीच। तो इसको और भी बेहतर अवसर दिया जाता है। निवेश की सीमा बढ़ेगी, लोगों का आना जाना अधिक हो जाएगा। आर्थिक गलियारे के तौर पर हम बात करेंगे। एफटीए में जब बात होगी वस्तुओं का एक लिस्ट बने, कितनी वस्तु को कम करना चाहते हैं दोनों देश, उसके आधार पर तो आदान प्रदान आर्थिक रूप से अधिक होगा, निवेश अधिक होगा। तो क्या होगा कि यह मात्रा बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, तेल अवीव में ये बैठक हुई थी जहां पर भारत इजराइल के व्यापार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे हमारे केंद्रीय वाणिज्य जो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उनके द्वारा ये बातें की गई। ये सब सारे फैक्ट याद रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, इजराइल ने भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए के मेट्रो परियोजनाओं का हिस्सा लेने को कहा है। तो हमारे जो मेट्रो परियोजनाएं चल रही है उसमें इजराइल अपना सपोर्ट करेगा 4.5 लाख करोड़ का। सोच के देखिए कितना बड़ा, किसी राज्य के इतना तो बजट भी नहीं होता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी बजट नहीं होती है, तो उतना निवेश करेगा तो हम एक बेहतर विकल्प लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर तकनीकी क्षेत्र में सहयोग करता हुआ दिख रहा है इजराइल, तो इस तरीके से कुछ निकल कर आया। तो ये सब याद रखिएगा, इजराइल नए नए क्षेत्रों में अपना विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहा है। एफटीए के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस हो चुके हैं, तो आने वाले समय में आपको एफटीए, और इस पर मैंने पहले भी न्यूज बना रखा है, आपको इसका कंटेंट दे दूंगा। एफटीए क्या होता है, बेसिक चीज़ें हर बार वो आती है, चर्चाएं होती है। अभी गूगल मीट के दौरान मैंने कुछ इस पर चर्चा किया था, तो इस पर फिर से आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध कराए ताकि आप चीज़ों को कवर कर सके। अब ध्यान रखिए, इजराइल का प्रति व्यक्ति आय $60,000 है, तो बोल रहा है कि भारत में निवेश और व्यापार विस्तार का एक बड़ा रूप दे सकता है। 6 अरब डॉलर तक हम लोग बढ़ा सकते हैं अपने व्यापार को। ये सब आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों को केवल ध्यान में रखना। अगर भारत इजराइल के बीच संबंध पूछे तो आप इन सब आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, बेहतर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब है, ध्यान रखिएगा, अब इसके अतिरिक्त आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आता है जहां पर बात होता है, कई सवाल जन्म लेते हैं कि 50,000 से अधिक किशोर धीमी गति से चलने वाली न्याय प्रणाली में फंसे हुए। मामला यह है कि जो बच्चे इस श्रेणी में आते हैं 16 वर्ष से अधिक, जहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड बनाया गया है, जिसे हम लोग JJB कहते हैं, उस बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उस बच्चे को सजा का प्रावधान कैसा होगा, या उसको उसके उन्नयन के लिए, पुनरुत्थान के लिए किस प्रकार की योजनाएं लाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, उसके अनुसार 2030 में किशोर न्याय बोर्ड 55% लंबित मामलों का सामना कर रहा, अभी तक किया ही नहीं। तो ऐसे बच्चे फंसे हुए न्यायिक प्रणालियों में, तो किशोर न्याय बोर्ड, उसका उन्नयन बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए विकल्पों की तलाश की जा सकती है, या उसको बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। ये सब बात हो रही है। दंड के बजाय पुनर्वास की बात करता है यह बोर्ड। तो ध्यान रखिए, यह जो किशोर न्याय अधिनियम है 2015 में एक संस्थागत निकाय के तौर पर कानून के उल्लंघन के शामिल बच्चों के लिए बनाया गया था। मामलों को देखता है, जो उल्लंघन कर लेते बच्चे, ध्यान पुनर्वास पर करता है कि दंड नहीं देना, उसको क्या करना, पुनर्वास करा देना। अब बाल अनुकूलन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है, जिसमें मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। एक मजिस्ट्रेट होगा और 2 सामाजिक, जिसमें एक कम से कम महिला होनी चाहिए, कम से कम एक महिला तो होनी ही चाहिए। ये बातें बोल रहा है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, किशोर न्याय अधिनियम धारा 15 तक बोर्ड यह अधिकार देती है कि वह किसी भी बालक जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या उससे अधिक है, या ध्यान रखिए द्वारा कथित रूप से कोई जघन्य अपराध किया गया है, तो बोर्ड ऐसे अपराध करने की उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणाम को समझने, उसकी योग्यता और तथा जिन परिस्थितियों में उसने कथित रूप से यह अपराध किया है के संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा एवं आदेश पारित करेगा। उसके बाद ही उस पर फैसले लिए जाएंगे। तो यह भी ध्यान रखिएगा, जो 16 वर्ष का है या 16 वर्ष के ऊपर, यह ध्यान रखिए। जब निर्भया कांड हुआ तो यह बहुत विवाद का कारण बना हुआ था कि किशोर, आखिर किशोर क्यों, मान लीजिए निर्भया जैसे कांड में किशोर आया, ऐसे बहुत से
मामले हैं जहां पर इस प्रकार कम उम्र के बच्चे जघन्य अपराध कर दे रहे हैं, तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इसके लिए किशोर न्याय बोर्ड बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इसमें कुछ प्रशासनिक कमियां हैं, कुछ नीतिगत कमियां हैं जिस पर दूर करने की आवश्यकता है, तो इस पर काम परिवेश बदलने की जरूरत है। धारा 17-18 के अंतर्गत जांच कर सकता है तथा इन धाराओं के अनुसार आदेश पारित कर सकता है, जो पुनर्वास के संदर्भ में होगा। ये भी ध्यान रखना है, नहीं कि दंड के संदर्भ में होगा। दंड उसी स्थिति में दी जाएगी जब वो बालिग के तौर पर परिभाषित रहेगा। ये सब चीजें ध्यान रखना है। क्लियर है, यह बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त ध्यान क्या रखना है, किशोर न्याय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों की कमी कोई और इशारा करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या बोलता है, जो कि किशोर न्याय प्रणाली के अधिकारी मिलने वाली सूचनाओं का नियमित प्रवाह निर्भर करती है। बुनियादी आंकड़े जुटाने के प्रयास से पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभी बहुत सा सुधार की आवश्यकता है, तो इसको सरकार इस पक्ष में बहुत सी बातें सुधार कर सकती है। अब इसके साथ साथ 4 में से 1 बोर्ड पीठ नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि 4 में से 1 बोर्ड में पीठ नहीं है, अर्थात 465 जिलों में 92% में से किशोर न्याय बोर्ड का गठन हो चुका है, लेकिन 4 में से 1 बोर्ड बिना पूर्ण पीठ के कम से कम काम कर रहा है। जो 4 बोर्ड बनाए जाते हैं उसमें से कम 1 नहीं है, तो यह भी कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रत्येक जेसीबी जो हमारा है जेजेबी 154 मामले लंबित है औसतन। सोचिए औसतन जो हमारे 465 जिलों में गठित किया गया है उसमें से औसतन प्रत्येक में 124 मामले लंबित हैं। तो सोच के देखिए इस तरह से निकल जाएगा 30% जेजेबी के पास कोई संलग्न कानून सेवाएं क्लिक नहीं है, अर्थात कैसे उसका निपटारण करेगा, किस तरीके कानून प्रावधानों को लागू कराएगा, उसके एनालिसिस विंग भी नहीं है। तो इस तरीके से चीजें बदलती हुई देखिए। किशोरों के लिए सुरक्षित स्थानों का अभाव है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाते हैं, कोई बच्चा मिल जाता है, तो 14 राज्यों जम्मू कश्मीर में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लिए आवश्यक सुरक्षित स्थानों का अभाव है। तो 14 राज्य या जम्मू कश्मीर जो यूटीज है उसमें 18 वर्ष के बच्चे जो हैं अधिक उम्र के लिए आवश्यक सुरक्षित स्थान भी तय नहीं कर पाया, तो 16 वर्ष की तो बातें छोड़ ही दीजिए आप लोग। इन राज्यों के लिए 166 बाल गृहों अनिवार्य, 192 निरीक्षकों में से केवल 810 ही किए गए। 292 जिलों में ध्यान रखिए आंकड़े बताते हैं कि केवल 40% क्या है देखभाल गृह विशेष रूप से लड़कियों के लिए है, तो यह भी कहीं ना कहीं कमी दिखती है। तो इस तरीके से कुछ बदलाव की जरूरत है। 83% ओडिशा में लंबित मामलों की संख्या सर्वाधिक है, यह भी ध्यान रखिएगा, और 35% मामलों में कर्नाटक में है। तो यह सब लंबित मामले में सर्वोच्च स्थान कौन रखता है राज्य, वो भी आपको याद रखना, उड़ीसा और कर्नाटक, ये फैक्ट याद रखना है। अब 40,036 किशोर पकड़े गए थे गत वर्ष 2023 के आईपीसी और विशेष कानूनों के तहत, जिसमें से ध्यान रखें 31,365 मामलों में से विशेष तहत कानून का निपटारण किया गया। ये सब चीजें याद रखें। 16 से 18 वर्ष के बीच इनमें 3/4 की उम्र शामिल थी, अगर जो पकड़े गए थे। ये सब चीजें याद रखिएगा। क्लियर है, इस तरीके से कुछ चीजें आपको जरूर सीखने की समझने की जरूरत है। हालांकि वीडियो लंबा हो गया, जरूरी है यह इसलिए कि ये टॉपिक ऐसा था जिस पर हम विस्तृत चर्चा कर सकते थे, और यह आज के बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जो मेन 2 टॉपिक है। तो ये सब चीजें आप अच्छे से कवर कीजिए और इसका क्रिप्स नोट्स बनाइएगा जरूर। क्रिप्स नोट्स बनाइएगा तो बहुत सी समस्याओं का समाधान आज ही निकाल लीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।